कहानी शुरू होती है शंघाई सिटी से। एक शांत कमरे में नीले हरे बालों वाली औरत जंग वोंग शीन अपने न्यूबॉर्न बेटे को दूध पिला रही थी। वो अपने बच्चे जिचिन से कहती है कि कितना लकी है वो, बस खाना और सोना। मुस्कुराते हुए बोली कि वो उसकी वजह से नींद खो रही है, लेकिन अगर वह स्वस्थ बड़ा हो जाए तो सब इसके काबिल है। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक रेनकार्नेटेड इंसान था जो अपने पिछले जीवन की कॉन्शियसनेस लेकर पैदा हुआ। दूध पीते पीते उसने नोट किया कि उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वह सब कुछ समझ रहा है। अचानक उसके सामने एक नीला गेम जैसा स्टेटस स्क्रीन आया। उस पर लिखा था नेम लिन जिचन, एज 33 डेज, बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टियर 1। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिंजेचिन अपने क्रिब में था और उसके माता पिता जांग वानिन और लिनयान उसे देख रहे थे। उसके पिता बोले कि यह बच्चा शारीरिक रूप से कितना गिफ्टेड लग रहा है, शायद बड़ा होकर एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम एक साइबोर्ग। तभी लिंजेचिन जोर जोर से किक मार रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, किक्ड 10,000 टाइम्स, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट अनलॉक्ड एंड एडवांस्ड। अब उसे एक नया स्किल मिला जिससे उसके शरीर का जो भी हिस्सा वो ट्रेन करेगा वो कार्बन बेस्ड लिमिट तक इन्फिनिटली स्ट्रांग बनता जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ रही है। उसने सोचा आखिर उसके पिता का मतलब क्या है जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग से, और उसने सुपर हीरोज जैसी कल्पना की। 4 महीने की उम्र में लिंजेचिन बैठना और रेंगना सीख गया था। अपने पेरेंट्स को डराने से बचने के लिए वह रात में अकेले ट्रेनिंग करता था। हर बार जब वो क्रॉल करता, सिस्टम उसे पॉइंट से रिवॉर्ड करता। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में वो चलना मास्टर कर चुका था। 6 महीने में वो अब अपने पेरेंट्स के सामने भी बैठ और क्रॉल सकता था, बिना ज्यादा अजीब लगे। एक दिन टीवी देखते वक्त न्यूज रिपोर्ट में एबरेंट बीस्ट्स दिखाई गई, जिनसे लड़ने के लिए जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स दोनों साथ लड़ रहे थे। तभी पहली बार लिंजन को समझ आया कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से कितनी अलग है। उसने जाना कि इस धरती पर म्यूटेशन हो चुका है और टेरिफाइंग क्रिएचर्स पैदा हुए हैं जिन्हें एब्रेंट बीस्ट्स कहते हैं। इनसे लड़ने के लिए इंसानों ने 2 रास्ते बनाए। पहला, मैकेनिकल एसेंशन, जहां इंसान अपने शरीर को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबोर्ग्स बनते हैं। दूसरा, जीन मॉडिफिकेशन, जहां इंसान एब्रेंट बीस्ट के जीन्स को अपने साथ फ्यूज करके जीन फ्यूजर्स बनते हैं और मॉन्स्टर्स से अपनी शक्ति से लड़ते हैं। यह सब डेंजर्स समझकर रेनकार्नेटेड लिंजीचिन ने ठान लिया कि वह अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके सुरक्षित बड़ा होगा, धीरे धीरे इवॉल्व करेगा और इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करेगा। एक दिन डोरबेल बजी। जंगवंशी दरवाजा खोलती है और सामने नीली ड्रेस पहनी हुई एक औरत खड़ी है। शूमिंग वो उनका नया पड़ोसी है। शूमिंग अपने परिवार का परिचय कराती है, अपने पति शनजानी और छोटी बेटी शन किंगहान का, जो एक डॉल पकड़कर खड़ी है। लिन जिचिन उस छोटी लड़की को देखता है जिसके बाल पर्पल हैं। वह मानता है कि शेन किंघा उसकी इस नई दुनिया की पहली दोस्त बनेगी और उसे महसूस होता है कि उनकी किस्मतें एक दिन गहराई से जुड़ेंगी। समय बीतता है और लिंजचेन खुद को ट्रेनिंग में झोंक देता है। 7 महीने की उम्र में अपने यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से वो दौड़ना, कूदना और बेसिक भाषा बोलना खुद से बातें करके सीख जाता है और हर एक्टिविटी से स्टैट पॉइंट्स कमाता है। 8 महीने में उसका ट्रेनिंग लेवल इतना बढ़ जाता है कि वह क्रिब में ही सेटअप्स और पुशअप्स करने लगता है। लेकिन वो ध्यान रखता है कि जब तक उसके पेरेंट्स आसपास ना हो तभी प्रैक्टिस करें। लेकिन एक दिन उसकी माँ जंग वोंगशिन बालकनी में जाती है और शॉक्ड हो जाती है जब देखती है कि उसका 8 महीने का बेटा सेटअप्स कर रहा है। वो अपनी आंखें मलती है, यकीन नहीं होता। लेकिन क्योंकि वह वेब नॉवेल ऑथर है, इसलिए उसे लगता है कि यह स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन है। लीन तुरंत सोने का नाटक करता है, राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब उसे और ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद नहाते वक्त जंग वोंगशिन को एक और बड़ा झटका लगता है। वह चिल्लाकर अपने पति लिनियन को बुलाती है। जब वह भागते हुए आते हैं तो वह दिखाती है कि उनका 8 महीने का बेटा डिफाइंड एबीएस बना चुका है। लिनियन हैरान रह जाता है। वो उत्साहित होकर कहता है कि शायद उनका बेटा एक इन अ मिलियन प्रोडजी है और उसका भविष्य बहुत ब्राइट होगा, चाहे जीन फ्यूजर बने या साइबर्ग। यह जीनियस वाली बातें सुनकर लिन जिचन चैन की सांस लेता है कि उसका सीक्रेट अभी तक सेफ है। उसे लगता है कि वाकई लकी है जिसके पेरेंट्स दोनों वेब नॉवेल ऑथर्स हैं। लेकिन वो यह भी सोचता है कि इस म्यूटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ
एक न्यूज रिपोर्ट देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक मार्शल आर्ट्स फैमिली का 2 साल का बच्चा एक हाथ से 20 किलोस का डंबेल उठा सकता है। जेंग वॉन्गशिन अपने बेटे को पास खींचकर गर्व से कहती है कि उसका जिनचिन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जीचिन अपनी मां की इस कॉन्फिडेंस से भावुक हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल की उम्र में 20 किलोस उठा पाएगा। जब लिन जीचिन सचमुच 2 साल का होता है, उसकी ट्रेनिंग रंग लाती है। उसने लो प्रोफाइल रखते हुए गुप्त रूप से अपनी ताकत डेवलप की होती है। अब वो आसानी से एक हाथ से 20 किलो का वेट स्टोरेज रूम में उठा लेता है। लेकिन उसका सेशन बीच में रुक जाता है जब उसकी मां बुलाती है कि हान हान शेनकिंग हान का निकनेम खेलने के लिए आ गई है। चौंक कर उसने वेट नीचे रखा और बाहर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने शेनिंग हान खड़ी थी, जो अब 2 साल की हो चुकी थी और वह उसे एक टाट दे रही थी। लिनजान लिन जिचन अंदर ही अंदर सोचता है कि उनकी अलग मेंटल एज होने की वजह से वह नॉर्मल बच्चों की तरह गेम्स नहीं खेल पाते। जहां हान हान एक टिपिकल टॉडलर है, वहीं वह हर पल ट्रेनिंग में लगाता है। उसने उसके साथ टाइम बिताने का एक यूनिक तरीका खोज लिया था, क्योंकि हान हान हमेशा उसके पास रहना पसंद करती थी। वह उसके लिए परफेक्ट कस्टम साइज्ड वेटेड वेस्ट बन जाती थी एक्सरसाइजेस के दौरान। लेकिन एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती थी और उसे फिर याद आ गई जब उसने एक गर्म नमी महसूस की। उसने चिल्लाकर कहा कि हान हान ने फिर से उस पर पेशाब कर दिया है। एक और साल बीत गया। 3 साल की उम्र में लीन जिनचिन की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी थी और अब वह एक हाथ से 40 किलो का वेट आसानी से उठा सकता था। टीवी देखते समय उसने एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक 4 साल का प्रोडिजी 30 किलो का डंबेल उठा रहा था। उसने संतुष्टि से नोट किया कि वह पहले से ही उससे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपनी प्रोग्रेस के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी उसे ऑर्डिनरी टीयर 1 दिखा रहा था। उसने सोचा कि टीयर 2 तक पहुंचने के लिए आखिर उसे और क्या करना होगा। इन्हीं सवालों के साथ उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया एक स्टनिंग फ्यूचरिस्टिक सिटी स्केप थी, जहां बीस्टमैन और साइबोर्ग्स नजर आ रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि यही वो जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स हैं जिनके बारे में उसने सुना है। अपनी मां और पड़ोसियों शूंग और शेन चिंगान के साथ वो लाइब्रेरी की ओर गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करने देते थे। उसके लिए बुक्स ही बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। लाइब्रेरी पहुंचकर उसकी मां ने उसे बच्चों वाले सेक्शन की तरफ इशारा किया, लेकिन लीन जिचिन सीधे एडवांस्ड इंसाइक्लोपीडियाज की तरफ बढ़ गया और चिंतित शेनिंग हान उसके पीछे चल दी। दोनों माताएं हैरानी से देख रही थीं। शमंग ने पूछा कि उसे यह बुक्स क्यों पसंद है, तो जांग वांग ने अंदाजा लगाया कि यह उसकी जीनियस जीन्स की वजह से है। शेनिंगान ने उसे कुकीज ऑफर की, लेकिन लिन जिचन अपनी रीडिंग में पूरा डूबा हुआ था। इन बुक्स से उसने सीखा कि सारी लाइफ को 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल, और हर लेवल को 9 टीयर्स में बांटा गया है। उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स जैसे नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नीचे हैं। ऑर्डिनरी T1 यानी हायर लेवल बीइंग्स की तुलना में बिल्कुल चींटी जैसे इनसिग्निफिकेंट। ये नॉलेज लिन जिचिन के अंदर एक आग जला गई। उसे अपनी ट्रेनिंग और तेज करनी थी, लेकिन कवर बनाए रखते हुए। तभी उसके सिस्टम ने उसे एक नया क्वेस्ट दिया। 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ो और सेलेस्टियल राउट ऑफ विजडम का रिवॉर्ड पाओ। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करने के इस चांस से एक्साइटेड होकर उसने यह क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगले 1 साल तक लिंजिन ने अपना समय शारीरिक ट्रेनिंग और बहुत पढ़ाई में बांट दिया। 4 साल की उम्र में वह और शेन चिन्हान अपने टीचर मिस जांगमे का हाथ पकड़े हुए किंडरगार्टन जाने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई। स्कूल शुरू होने के थोड़े समय बाद ही वह ऑर्डिनरी टीयर 2 तक पहुंच गया। उसकी फिजिकल ताकत बेहद जबरदस्त थी। वह एक हाथ से 80 किलो वेट उठा सकता था, 1.2 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 11 सेकंड से कम समय में पूरी कर सकता था। यह आंकड़े किसी एडल्ट के लिए भी बहुत बड़े हैं। एक किंडरगार्टनर की तो बात ही छोड़ो। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे शेन चिंघान को घेर कर खड़े हैं और उसे बेडवेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं। अपने दोस्त को रुलाते हुए देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसे एक्शन लेना होगा। वह नाटकीय अंदाज में सीधा पुलिस के बीच कूद गया, उन्हें घूरा और डरावनी धमकी दी। अगर किसी ने फिर से हान हान को सताया तो वह हर दिन उनके बेड पर पेशाब कर देगा। उसकी यह बचकानी लेकिन डरावनी धमकी काम कर गई। सारे बुलीज रोने लगे और कसम खाई कि वह कभी किंडरगार्टन वापस नहीं आएंगे। शेन चिन्हान ने अपने प्रोटेक्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इस काम से उसके सिस्टम ने एक नया अचीवमेंट अनलॉक किया, किंडरगार्टन किड किंग का टाइटल और साथ ही एक नई क्वेस्ट सीरीज भी। लीन बेहद खुश था
कि अब वह एक साथ कई क्वेस्ट्स पर काम कर सकता है। आधा साल बाद उसने अपना रीडिंग क्वेस्ट पूरा कर लिया। उसने 100 मिलियन कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे और उसे इनाम मिला, सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम, जिसने उसे परफेक्ट याददाश्त और पीक ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी दी। समय तेजी से बीता और जल्द ही वह और शेन चिन्हान लगभग 7 साल के हो गए, अपने किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज करते हुए। वेकेशन में भी लिंजिन ने आराम नहीं किया। अब वह इतना ताकतवर हो गया था कि 200 किलो बारबेल से ट्रेनिंग कर सकता था। छुट्टियों के दौरान उसकी एबिलिटीज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। वह 2 मीटर से भी ऊंचा कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ में 8 सेकंड बैरियर तोड़ चुका था। 7.98 सेकंड्स का समय लेकर उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो चुका था। उसकी नई एबिलिटी से बूस्ट होकर उसने पहले ही एलिमेंट्री स्कूल का ज्यादातर सिलेबस खत्म कर लिया था। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई, क्योंकि वह एडवांस्ड सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ रहा था। एकेडमिक कंपटीशंस उसके लिए आसान थे। उसने एफर्टलेसली नेशनल एलिमेंट्री स्कूल एकेडमिक कंपटीशन में पहला स्थान हासिल कर लिया, सिर्फ अपना टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वह शेन चिंघान को प्राइवेट ट्यूटरिंग देता। वह भले एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं थी, लेकिन मेहनती जरूर थी। उसकी मदद से उसकी ग्रेड्स तेजी से इंप्रूव हो गई। सिर्फ एक सेमेस्टर बाद ही वह क्लास में दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि लिन जिचन पहले स्थान पर था। अपनी क्वेस्ट को स्पीड अप करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट्स में भी हिस्सा लिया और हर रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसे लगा था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलती रहेगी, लेकिन तभी एक नया स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आया। टीचर ने नए स्टूडेंट का परिचय कराया, एक लड़की लंबे सिल्वी ब्लू बालों के साथ जिसका नाम था बाय। लिंजिचिन ने तुरंत समझ लिया कि वह अलग है। जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी हुई उसे फेंट अनयूजुअल ऑरा महसूस हुआ जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। जैसे ही नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाय श्योर सीट ढूंढने के लिए अंदर चली, बाकी स्टूडेंट्स जिज्ञासा से उसे देखने लगे। शनचिंग हंजुकर लिंजिचिन, जिसे वह प्यार से शौचन बुलाती है, उसे फुसफुसाती है कि बशु के बाल कितने सुंदर हैं, बिल्कुल विंटर की स्नोफ्लेक्स जैसे। लेकिन लिंजिचिन का मूड ब्यूटी पर बात करने का नहीं था। जैसे ही बयू उसके पास आकर बैठी, उसका ध्यान उस अजीब नॉन ह्यूमन ऑरा पर था जो वो उससे महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या यह कोई जीन फ्यूजर है या फिर किसी का डिसेंडेंट आने वाले दिनों में 22 सबके लिए एक रहस्य साबित हुई। वो किसी से बात नहीं करती थी और जैसे ही क्लास खत्म होती अपना सिर डेस्क पर रख देती और बिल्कुल हिलती भी नहीं। वो तो बम मुश्किल वॉशरूम के लिए भी उठती थी। शुरुआत में बच्चे क्यूरियस थे, यहां तक कि उसके सोते हुए फोटोज भी लेते थे। लेकिन जब उसका बिहेवियर वैसा ही रहा तो सबका इंटरेस्ट चला गया और क्लासरूम फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन 1 महीने बाद यह शांति टूट गई। एक अजीब फिनोमिनन शुरू हुआ। बावर के शरीर से एक सफेद चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा। वो सब्सटेंस बहुत बदबूदार था और उसके कपड़ों और पैरों पर बहता रहा। बाकी स्टूडेंट्स ने घृणा से रिएक्ट किया और शिकायत करने लगे कि स्मेल कितनी खराब है। एक लड़का मजाक उड़ाते हुए गंदी बातें करने लगा और फिर अपनी पानी की बोतल उस पर उड़ेल दी, कहते हुए कि वह उसे वॉश कर रहा है। अपमानित और भीगी हुई बिशु ने डेस्क पर अपनी मुट्ठी भी ली। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और वह हल्की हल्की सिसकियों के साथ रोने लगी। बुलीज उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपनी डेस्क से देखते हुए शनकिंघान ने चिंता भरी नजरों से लिंचिन से पूछा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? लिंचिन उलझन में था। उसने तो शुरू से महसूस किया था कि बायू खतरनाक है, तो फिर वह क्यों रो रही है, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वह बुलिस की तरफ बढ़ा, उसने अपनी सोच फिर से बदली। शायद वो सचमुच कोई खतरा नहीं, बस एक कमजोर लड़की थी जिसे सताया जा रहा था और उसे कदम उठाना ही होगा। लिनीचन सीधा मेन बुली के पास गया और उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने नाम लेकर कहा, ग्वंचुन। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने उसे आर्डर दिया कि तुरंत बमाओ की डेस्क साफ करो। गांचुन डर के मारे हकलाने लगा और बोला, हाँ अभी साफ करता हूं। बाकी बुलीस को भी पता था कि अब वह फंस चुके हैं, क्योंकि लिंडसी का नाम स्कूल में बदनाम था, पढ़ाई और लड़ाई दोनों में माहिर। यहां तक कि 6th ग्रेडर्स भी उससे पंगा नहीं लेते थे। डरकर सबने जल्दी जल्दी टिश्यूज उठाए और मेज साफ कर दिया। जब डेस्क साफ हो गई तो लिंसियन की नजरें पूरे ग्रुप पर घूमी। उसने सबको आर्डर दिया कि तुरंत माफी मांगो। पुलिस पसीने से तरबतर डरते डरते लाइन में खड़े हो गए और सिर झुकाकर माफी मांगी। वादा किया कि अब कभी उसे तंग नहीं करेंगे। पुलिस के जाने के बाद बायू ने ऊपर देखा।
उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने लिन जीचिन और शेन चिन्हान दोनों को शुक्रिया कहा। शेनिंगान ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, क्लासमेट्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेनिंगान ने ठान लिया कि वो उस चुपचाप रहने वाली सफेद बालों वाली लड़की की दोस्त बनेगी और हर बार लिन जिचिन को भी अपने साथ घसीट लाती थी। धीरे धीरे तीनों साथ समय बिताने लगे। शेनिंगान हमेशा सबसे अच्छे स्नैक्स पहले बयू को देती। एक दिन जब शेन चिन्हान ने उसे एक ट्रीट दी तो बाऊ झिझकी। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरी स्मेल से घिन नहीं आती? मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बचपन से सबने मुझे दूर रखा है। किसी का अच्छा होना इतना अनरियल लगता है कि मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूं। बिश्वर हैरान रह गई जब शेनिंगान ने मजबूती से कहा, यह सपना नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है कैसा लगता है। मैं कभी तुमसे घिन नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। उसने हल्के गुस्से के साथ लिंडिक को भी इस वादे में खींच लिया। भावनाओं से भरकर बाश्वर ने शनि को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उनका बार बार शुक्रिया किया। थोड़ा संभलने के बाद उसने कहा कि वह भी उन्हें एक गिफ्ट देना चाहती है। उसने एक नेकलेस निकाला जिसमें 2 बीस्ट फैंग्स थे और बताया कि यह उसकी मां का बर्थडे गिफ्ट था। उसने कहा कि यह उनकी दोस्ती का सिंबल होगा। शेनिंगहन ने खुशी खुशी हामी भरी। तीनों बच्चे स्कूल यार्ड में खड़े हुए डूबते सूरज की रोशनी में खुशी खुशी बोल पड़े, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती मजबूत हुई, अचानक सब बदल गया। एक दिन शेनिंगहान हैरान रह गई जब उसे पता चला कि बायू ने स्कूल छोड़ दिया है। लिंचिन ने इसकी पुष्टि की, बताते हुए कि उसने उसे खुद विड्रॉल पेपर्स भरते देखा था। उसकी यादों में वो मोमेंट ताज़ा हो गया। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे से देखा था, जहां बायू प्रिंसिपल के साथ थी और एक बड़ा डरावना आदमी साइबरनेटिक आर्म्स के साथ खड़ा था। प्रिंसिपल ने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि बैशु के सारे पेपर पूरे हो गए हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। यह देखकर लिंस जिचन का शक पक्का हो गया कि बशु की पहचान साधारण नहीं थी। उस दिन के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा और सोचता रह गया कि असल में वो कौन थी। कुछ समय बाद लिंजिन घर पर अपनी मां जंग वांगशिन को शोल्डर मसाज दे रहा था। मां ने चैन की सांस ली और बोली कि टाइपिंग के लंबे दिन के बाद यह मसाज बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर ही अंदर लिंजिन ने नोट किया कि उसने यह प्रोफेशनल मसाज स्किल्स अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की वजह से सीखे हैं और उसे हैरानी हुई कि यह इतनी काम की निकली। उनकी शांत शाम को एक बड़ी खबर ने तोड़ दिया। न्यूज रिपोर्ट में दिखाया गया कि क्योटो प्रोडजी ने फिर से कमाल कर दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अबेट बीस्ट जीन्स के साथ सफल फ्यूजन कर लिया था और अब वह एक हाथ से 500 किलो की चट्टान उठा सकता था। लिंजेचिन ने उस लड़के को पहचाना और झटका खाया कि उसका प्रतिद्वंदी पहले ही जीन फ्यूजन शुरू कर चुका है। उसके पिता लिनियान ने शिकायत की कि यह क्योटो वाला लड़का हमेशा टीवी पर छाया रहता है। क्या लोग उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं? माँ बाप में बहस शुरू हो गई। लिनियान बोला कि वह बच्चा 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स परिवार से है, उनके पास जरूर एडवांस जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। जांग वांगशिन ने तर्क दिया कि बच्चे को गिनी पिकक बनाना गलत है। पिता ने पलटकर कहा कि ऐसे परिवारों के लिए परिवार की इंटरेस्ट सबसे ऊपर होती है। माँ ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें तो सब पता है। उनकी बहस के बीच लिन जिचिन गहरी सोच में था। उसे याद आया कि फ्यूजन से पहले वो लड़का 100 किलो उठाता था, अब 500 किलो यानी 5 गुना ताकत। लेकिन लिन जिचिन सिर्फ 8 साल की उम्र में बिना किसी जीन फ्यूजन के एक हाथ से 300 किलो उठा लेता था। उसने आत्मविश्वास से मुट्ठी बांधी और तय किया कि उसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस ज्यादा देर नहीं रहा। अगली खबर ने उसे डर का असली मतलब सिखा दिया। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया कि पड़ोसी देश का एक शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया है एक विशाल धमाके में। फुटेज में दिखा कि हमला विशाल एबरेंट राइट्स ने किया था। स्क्रीन पर डरावने नजारे आए। राक्षसी चूहे खंडहरों में दौड़ते हुए एक औरत को अपने जबड़े में पकड़ लेते हैं और उसे बेरहमी से खा जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके पीछे हेरेटिक्स स्कल्ट है, एक गुप्त संगठन जो इन राक्षसी जानवरों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूरा कंट्री के अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई। लिन जिचिन ने समझा कि यह हेरेटिक्स इंसानियत के गद्दार हैं। उसे सुकून मिला कि वह एक शक्तिशाली और सुरक्षित देश में पैदा हुआ है, जहां वह छुपकर मजबूत हो सकता है। तभी बाहर से सोनिक बूम्स की आवाज आई। वो खिड़की पर दौड़ा और पर्दे हटाए। रात के आसमान में भारी हथियारों से लैस साइबोर्ग्स की एक टुकड़ी उड़ रही थी। उसने सोचा कि इतने लोग क्यों तैनात किए गए हैं। उम्मीद की कि कुछ बुरा ना हो। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखा।
लिन जिचिन बाहर शनिंगहान का इंतजार कर रहा था। वह दौड़ती हुई आई और माफी मांगी कि लेट हो गई। जैसे ही वह पास आई, लिंजिन ने कुछ अजीब देखा। उसके गले में लटक रहा बीस्ट फेंक नेकलेस जो बशु ने उन्हें दिया था चमकने लगा। नीली रोशनी निकल रही थी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह किसी एवरेट बीस्ट का दांत है, वही गैर मानवीय आभा जिसकी उसने पहले झलक महसूस की थी। रोशनी उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। दोनों ने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन जिचन के मन में खौफ बैठ गया। साइबोर्ग्स की तैनाती और इस फेंक की प्रतिक्रिया कुछ बड़ा होने वाला है। स्कूल जाते समय एक रहस्यमयी औरत उनके रास्ते में आई। लंबे लाल बाल, काली ड्रेस और एक लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ी हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या प्यारे बच्चे हो, क्या तुम भाई बहन हो? शनि ने गर्व से जवाब दिया, नहीं, हम बचपन से सबसे अच्छे दोस्त हैं। औरत ने हल्की उदासी से कहा, काश मेरा भी कोई बचपन का दोस्त होता। फिर अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखों में चमक लिए उसने पूछा, लेकिन तुम लोग स्कूल अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जैसे ही शेनिंगहन बोलने लगी, लिन जिचिन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बीच में काटते हुए कहा, चलो, देर हो रही है। वो उसे खींच कर आगे ले गया। पीछे रह गई वो रहस्यमयी लाल बालों वाली औरत। काफी दूर आने के बाद उसने शेनिंगहान को हल्के से डांटा, उसे याद दिलाते हुए कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। स्कूल के बाद लिन जिचिन उसे एक सुनसान गली से ले गया। शेनिंगहान घबराकर बोली कि यह जगह कितनी डरावनी है। लिन जिचिन ने समझाया कि इस इलाके को गिराने का काम तय हो चुका है और सब लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं। उनकी चाल अचानक एक जानी पहचानी आवाज से रुक गई। सुबह वाली लाल बालों वाली औरत फिर सामने आ गई, यह कहते हुए कि आखिर तुम लोग स्कूल से बाहर आ ही गए। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बड़ा मांसल आदमी था जिसका नाम शांग था। औरत ने शांग से कहा कि बच्चे यहीं हैं। लिन जिचिन घबरा गया। उसने जानबूझकर अलग रास्ता चुना था, लेकिन फिर भी वह उनका पीछा करते हुए आ गई थी। वह औरत मीठी आवाज में उन्हें पास बुलाने लगी, यह कहते हुए कि उसके पास उनके लिए ट्रीट्स हैं। उसका साथी शंग अधीर हो गया। उसने कहा कि बातें बंद करो और सीधे इन्हें बेहोश करो ताकि काम जल्दी निपट जाए। बिना और कुछ बोले शंग उनकी तरफ दौड़ा, हाथ में कपड़ा लिए हुए चिल्लाता हुआ कि उसे जल्दी है ताकि इन्हें बेचकर पैसे बना सके। जैसे ही वह पास आया, लिन जिचन ने शेनिंगान को धक्का देकर किनारे किया और खुद सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भी और पूरी ताकत से शंग के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्का सीधे शंग के चेहरे पर लगा और उसका बड़ा शरीर वहीं रुक गया। अगले ही पल वह दर्द भरी चीख के साथ गली के अंदर पीछे जा गिरा। लाल बालों वाली औरत यह देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा किसी बड़े आदमी को इतनी जोर से उड़ा सकता है। जमीन पर पड़ा शघ खून उगल रहा था। शंग के गिरते ही लिन जिचिन ने औरत पर ध्यान दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसके पेट पर एक जबरदस्त मुक्का मारा और फिर एक तेज अप्रकट झड़ कर उसे बेहोश कर दिया। गिरे हुए अपहरणकर्ताओं को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने पास की एक ईंट उठाई और सोचा कि सुनसान गली में कोई कैमरा नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं खत्म करना होगा। अगर यह जिंदा रहे तो उसकी असली ताकत सबको पता चल जाएगी और उसका छिपकर मजबूत बनने का प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जमीन बुरी तरह हिलने लगी। एक भयंकर भूकंप ने गली को हिला दिया। अचानक एक विशाल पंजा पास की दीवार तोड़कर बाहर निकला। अगले ही पल धूल और मलबे से एक दैत्याकार विकृत चूहा बाहर आया। वह राक्षसी चूहा बच्चों को नजरअंदाज कर सीधे बेहोश औरत की ओर झपटा, लेकिन उसे खाने के बजाय उसने पंजे से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने कटा हुआ सिर उठा लिया। यह देखकर शेनिंगहान चीख पड़ी। खतरे को पहचानते हुए लिंजिन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, यह एक दैत्य चूहा है, हमें सुरक्षित जगह भागना होगा। वह तुरंत मुड़ा और उसे लेकर भाग निकला। भागते भागते अचानक आसमान में लाल और सुनहरे रंग की एक चमक दौड़ती है। एक फीमेल साइबोर्ग जिसकी सुनहरी बाल थे और हेलमेट पर खरगोश जैसे कान लगे थे, बिजली जैसी तेजी से गली में आ उतरती है। उसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि वह मानो धुंधली परछाई की तरह मॉन्सर चूहे के पास से निकल गई। लिंज जिच जिन के कंधे के ऊपर से देखते हुए शेनिंगान हैरान होकर चिल्लाती है कि वह साइबोर्ग कितनी तेज है। साइबोर्ग बड़ी निपुणता से मॉन्सर के पीछे उतरती है और हमला करने की तैयारी करती है। उसका दस्ताना चमक उठता है और वह अपना हथियार चार्ज करते हुए ऐलान करती है। एनेस्थेटिक स्मोक वो प्रोजेक्टाइल दागती है जो गली को हिला देने वाले धमाकों के साथ फटते हैं।
लिन जिचिन तुरंत शेनिंग हान को अपनी बाहों से ढककर ब्लास्ट से बचाता है। विस्फोटों में फंसा मॉन्स्टर चूहा दर्द में दहाड़ता है और एनेस्थेटिक धुएं से चकरा जाता है। मौका देखते ही साइबोर्ग आगे बढ़ती है और तेज वारों की झड़ी लगाकर कमजोर जानवर को खत्म कर देती है। बाद में लिन जिचिन घर पर न्यूज रिपोर्ट देखता है जिसमें इस घटना को दिखाया जाता है। वह लड़ाई का गहराई से विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उस साइबोर्ग की ताकत बहुत ऊंची नहीं थी। उसे पहले मॉन्स्टर को कमजोर करना पड़ा और फिर भी उसे खत्म करने में पूरे 7 मिनट लगे। वो सोचता है कि मॉन्स्टर चूहे कितने खतरनाक जीव होते हैं जो 10 मीटर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और ऑर्डिनरी 5th टियर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वह दोनों सुरक्षित बच निकले। यह घटना उसे फिर याद दिलाती है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। वह निश्चय करता है कि उसे और भी कठोर प्रशिक्षण करना होगा ताकि खुद को और अपने अपनों को बचा सके। इसके बाद उसे अपने ट्रेनिंग स्पेस में देखा जाता है जहां वह भारी बारबेल के साथ वेटेड स्क्वाट्स कर रहा होता है। सिस्टम उसे इसके लिए पॉइंट्स से पुरस्कृत करता है। भले ही मॉन्स्टर चूहों का खतरा मंडरा रहा है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। कुछ ही समय बाद लिन जिचिन और शेनिंगान अपने 9वें जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। दोनों परिवार एक बड़े केक के इर्द गिर्द जमा होते हैं। विश मांगने के बाद दोनों एक दूसरे को तोहफे देते हैं। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम की बदौलत लिन जिचिन ने सिर्फ एक रात में खुद से नक्काशी सीख ली थी और शेनिंग हान के लिए बारीक डिजाइन वाला लकड़ी का हेयर पिन बना डाला। शेनिंग हान बहुत खुश हो जाती है, उसे बालों में लगाकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे यह बहुत पसंद है। समय तेजी से बीतता है और दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होकर मिडिल स्कूल शुरू करते हैं। इसी समय सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन पूरी करके नया अचीवमेंट हासिल किया है। किंडरगार्टन किड किंग और एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग दोनों टाइटल्स अनलॉक हो जाते हैं। वह उत्साहित हो जाता है कि अगला टाइटल मिडिल स्कूल ओवरलोड होगा जिससे उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एट्रीब्यूट मिलेगा। छुट्टियों के दौरान भी वह हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है। उसके ट्रेनिंग सेशन में शामिल होता है पीठ पर भारी चट्टान रखकर 1000 पुश एप्स जिससे उसकी स्ट्स में भारी बढ़ोतरी होती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले 10 किमी दौड़ के बाद उसका सिस्टम ऐलान करता है कि उसकी बायोलॉजिकल लेवल बढ़कर ऑर्डिनरी 3rd टियर तक पहुंच गई है। उसके शारीरिक गुण आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए थे। अब वह एक हाथ से 700 किलो उठा सकता था, 4 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता था और 100 मीटर की दौड़ केवल 6 सेकंड में पूरी कर सकता था। अपनी ताकत बढ़ते हुए देखकर वह सोचता है कि क्योटो का प्रोडजी अब किस स्तर पर पहुंच चुका होगा। संयोग से स्कूल शुरू होने से एक रात पहले टीवी पर एक नई खबर प्रसारित होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि अब 14 साल का हो चुका प्रोडजी विशाल चींटी के जीन के साथ फ्यूज हो चुका है और एक हाथ से 2000 किलो का मिश्र धातु ब्लॉक उठा सकता है। लिन जिचिन गणना करता है क्योंकि विशाल चींटी के जीन ताकत को 4 से 8 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो प्रोडजी की असली ताकत बिना जीन के सहारे लगभग 500 किलो ही है। इसका मतलब यह था कि वह अब भी बुनियादी रूप से प्रोडी से ज्यादा ताकतवर है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कल्पना करता है कि भविष्य में जीन फ्यूजन के साथ वह कितना शक्तिशाली बनेगा। अगले दिन मिडिल स्कूल शुरू होता है। शहर का टॉप स्टूडेंट होने की वजह से सभी बेहतरीन मिडिल स्कूल्स ने उसे अपने यहाँ बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने शंघाई मिडिल स्कूल का निमंत्रण स्वीकार किया, इस शर्त पर कि शेनिंग हान भी उसी की क्लास में होगी। रजिस्ट्रेशन के समय प्रिंसिपल और नए क्लास टीचर उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि वे उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद वह बहाना बनाकर शेन चिंग हान के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल शंघाई मिडिल स्कूल चुनने का असली कारण उसकी बेहतरीन खेल सुविधाएं थी। उन्होंने तय किया था कि क्लास शुरू होने से पहले स्कूल के कोर्ट पर बैडमिंटन खेलेंगे। कोर्ट पर उत्साहित शेनिंग हान कहती है कि अब खेल शुरू करना चाहिए। वह शॉट लगाते हुए अपने अंदाज में उसे फेरीज कर्व बॉल कहती है। लिंचिन आसानी से शटलकॉक को हवा में पकड़ लेता है, लेकिन उनका खेल बीच में ही रुक जाता है। एक ग्रुप सीनियर स्टूडेंट्स वहां आ जाता है और उनका लीडर, जिसने उलटी कैप पहन रखी थी, शटलकॉक छीन लेता है और कहता है कि यह कोर्ट उनके लिए रिजर्व है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शेनिंग हान चाहे तो उनके साथ खेल सकती है। शेनिंग हान डटकर जवाब देती है कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए और वे लोग पहले आए थे। लिन जिचिन उसकी ओर बढ़ते सीनियर्स को ठंडी नजर से देखता है और सख्त लहजे में कहता है कि वह शेनिंग हान से दूर रहें और याद रखें कि पहले आओ पहले पांव का नियम लागू होता है।
लीडर घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि अब कोर्ट उसी का है। वह शटल कॉक उठाता है और सर्व करने ही वाला होता है कि लिंचिन हरकत में आ जाता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि अब से यहाँ सिर्फ उसके नियम चलेंगे। वह जबरदस्त ताकत के साथ उछलता है और शटल कॉक को इतनी तेजी से स्मैश करता है कि वह सफेद धुंध की तरह कोर्ट के पार निकल जाता है। ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लीडर के पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता। टकराव से उसका रैकेट चकनाचूर हो जाता है और उसकी कैप उड़कर गिर जाती है। सीनियर्स के चेहरे पर पसीना और डर साफ झलकता है। वे कांपते हुए सोचते हैं कि क्या लिंच जिचिन इंसान भी है या फिर कोई जीन फ्यूजर। उनमें से एक घबराकर कहता है कि अगर शॉट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ होता तो उनके बॉस का सिर उड़ गया होता। डरे हुए सीनियर्स गहरी झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब वे नियम समझ गए हैं और तुरंत चले जाएंगे। फिर वे जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। शायद उस घटना की खबर फैल गई थी क्योंकि उसके बाद कभी किसी ने लिंजचिन या शेन चिंगहान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। स्कूल जीवन बाकी लगभग वैसा ही था, बस अब यह बड़ा था और सुविधाएं बेहतर थीं। पढ़ाई में लीन जिचिन बहुत आगे था क्योंकि वह मिडिल स्कूल का पूरा कोर्स पहले ही पूरा कर चुका था। क्लास में वह अक्सर दिलचस्प किताबें पढ़कर समय बिताता था। रात को वर्कआउट के बाद वह अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम का इस्तेमाल कर ऑनलाइन नए नए स्किल्स सीखता, जैसे कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग और कई तरह के खेल। मिडिल स्कूल ओवरलोड टाइटल अनलॉक करने के लिए उसने सिर्फ हर विषय में पहला स्थान ही नहीं पाया, बल्कि स्कूल को नेशनल प्रतियोगिताओं में भी रिप्रेजेंट किया और आखिरकार वह ढेरों ट्रॉफीज के बीच खड़ा दिखाई दिया। लो प्रोफाइल बनाए रखने के लिए वह जानबूझकर हर प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं लेता था। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया लेकिन टाइटल अब तक अनलॉक नहीं हुआ। हालांकि उसके शानदार प्रदर्शन ने उसे कई फैन गर्ल्स दिला दी जो उसकी डेस्क पर ढेरों लव लेटर्स छोड़ जाती थीं, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। शेन चिंगहान को ट्यूशन देने के अलावा वह आने वाले स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसने उसमें पूरी तरह दबदबा बना लिया तो आखिरकार टाइटल अनलॉक हो जाएगा। फेस्टिवल के लिए उसने सिर्फ 3 इवेंट्स चुने, शॉट पुट, हाई जंप और स्प्रिंटिंग, जो क्रमशः ताकत, छलांग और गति का प्रतिनिधित्व करते थे। शॉट पुट में उसने आश्चर्यजनक 200 संपोड़ 1 मीटर तक थ्रो किया। हालांकि उसने खुद को सुपर ह्यूमन न दिखाने के लिए काफी कंट्रोल किया, फिर भी वह आसानी से तीनों इवेंट्स में पहला स्थान ले गया। जब वह शेनिंगहान के साथ बैठा अपना गोल्ड मेडल निहार रहा था, तभी उसे अपने शरीर में नई ताकत उभरती हुई महसूस हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ जिसमें घोषणा हुई कि उसकी उपलब्धियां बाकी सभी छात्रों से बहुत आगे निकल जाने के कारण उसने मिडिल स्कूल ओवरलोड टाइटल अनलॉक कर लिया है। तीनों स्कूल एज टाइटल्स अनलॉक होने के साथ ही डोमिनेंट 9 इयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन अचीवमेंट पूरा हो गया और उसे नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस ताकत को अपने अंदर बहता महसूस करते हुए लिन जिचिन ने संतोष के साथ महसूस किया कि टाइटल आखिरकार अनलॉक हो गया है। जब लिन जिचिन और शेनिंगहान स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वह अपने नए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गुण के बारे में सोचता रहता है। यह क्षमता एक प्रेडेटर को अन्य जीवों का लाइफ एसेंस निगलने देती है ताकि वह विकसित हो सके। वह सोच में डूब जाता है, यह लाइफ एसेंस आखिर है क्या? खोया हुआ वही सोचता रहता है जब तक शेनिंगहान उसे आवाज देकर वापस बुलाती है। वास्तविकता में लौटते ही उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह शेनिंगहान से पूछता है कि क्या वह उसका बीस्ट फेंक नेकलेस उधार ले सकता है। वह मान जाती है और उसे नेकलेस थमा देती है। जैसे ही उसकी उंगलियां फेंक को छूती हैं, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। यह बताता है कि उसने एबिसल जॉइंट बटरफ्लाई का एक छोटा सा लाइफ एसेंस अवशोषित कर लिया है और उसकी एक नई गाइड बुक अनलॉक हुई है जिसमें 1% प्रगति दिखाई देती है। उसके चारों ओर एक विशाल काले रंग की तितली का भूतिया रूप प्रकट होता है जिसके पंखों पर आंखें बनी होती हैं। वह चौंक जाता है यह समझकर कि फेंक दरअसल एक तितली का दांत है। उस रात और अधिक जानकारी पाने की उम्मीद में वह एबिसल जॉइंट बटरफ्लाई के बारे में ऑनलाइन खोज करता है। जब कोई नतीजा नहीं मिलता तो वह हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसे इस अनोखे जीव का अध्ययन खुद करना होगा। तभी उसे याद आता है कि बाएंसू ने उन्हें 2 फेंक दिए थे। वह अपने बैग में टटोलता है और दूसरा दांत ढूंढ लेता है। जैसे ही वह दूसरा फेंक पकड़ता है, उसकी ऊर्जा फिर से अवशोषित होने लगती है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पुष्टि करता है कि उसने दूसरा लाइफ एसेंस भी निगल लिया है, मगर गाइड बुक की प्रगति केवल 2% तक बढ़ती है। वह इसे निराश होकर देखता है और समझ जाता है कि इसमें ज्यादा लाइफ एसेंस नहीं बचा है।
वह निष्कर्ष निकालता है कि एबिजल जॉइंट बटरफ्लाई की पूरी शक्ति अनलॉक करने का कोई और उपाय खोजना होगा। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद अपनी ट्रेनिंग तेज करने और किसी भी अनजान खतरे से जल्दी बच निकलने के लिए लिन जिचिन शेनिंग हान को रोज साइकिल पर स्कूल छोड़ने और वापस लाने लगता है। जब वे स्कूल के मैदान से बाहर आते हैं तो एक आदमी उन्हें रोक लेता है। ट्रैक सूट पहने वह व्यक्ति खुद को कोच गो बताता है, जो स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम से है। वह जिचिन की खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की तारीफ करता है और कहता है कि यह स्कूल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उत्साह के साथ वह उसे टीम में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण देता है और कहता है कि उसका एथलेटिक हुनर उसकी पढ़ाई से भी बेहतर है। वह जिचिन से तुरंत हाँ कहने के लिए कहता है और साथ ही टीम के बारे में जानने का समय भी देता है। उसकी इतनी जोश से बात करने की वजह से जिचिन को मना करने का मौका ही नहीं मिलता। अलविदा कहकर जब वे साइकिल पर निकलते हैं तो कोच उन्हें बताता है कि टीम का जिम रूम सी में है और अगर वह अगले दिन खाली हो तो उसे मिलने का इंतजार करेगा। सूरज ढलते ही जिचिन अपने कमरे लौट आता है और अपनी नई क्षमता आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने हाथ ताली मारता है और पास पड़े एक कॉकरोच तथा मच्छर को दबा देता है। फिर वह उन्हें देखने के लिए हाथ खोलता है, लेकिन कोई शक्ति महसूस नहीं होती। वह समझ जाता है कि इतने छोटे सामान्य जीवों को मारने से उसकी क्षमता सक्रिय नहीं हुई। वह अनुमान लगाता है कि केवल ताकतवर या दुर्लभ जीवों में ही इतना लाइफ एसेंस होता है कि उसे निगलकर विकसित किया जा सके। अपनी थ्योरी की पुष्टि करने के लिए वह सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है, जहां बीस्ट मीट बिकता है। शेनिंग हान को साइकिल पर पीछे बिठाकर वह शहर जाता है और एक बड़े बहुमंजिला सुपरमार्केट पहुंचता है। अंदर गलियारों में चलते हुए वह नोट करता है कि भले ही वहां बीस्ट मीट बहुत है, लेकिन सब पहले से पैक किया हुआ है। उसे पता है कि बिना मीट छुए वह अपनी थ्योरी की जांच नहीं कर सकता। तभी उसकी नज़र एक बूचर पर जाती है, जो ताज़ा कटे हुए बीस्ट मीट का विज्ञापन कर रहा है। वह एक काउंटर देखता है जहां लिखा है फ्रेश बीस्ट मीट, नॉट प्री पैकेज्ड, सेफ टू ईट, और बूचर बड़े टुकड़े काट रहा है। उलझन में वह शेनिंग हान से कहता है कि वह यहीं रुके, वह मीट चेक करके आता है। वह और कुछ नहीं बताता और उत्सुकता में काउंटर की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह ताज़ा कटे स्लाइस पर हाथ रखता है, एक शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ जाती है, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था। बीस्ट मीट में लाइफ एसेंस की तीव्र लहर मौजूद है। वह उत्साहित होकर अपनी मुट्ठी कस लेता है और चेहरे पर हरी सफेद चमक आ जाती है। शेनिंग हान आश्चर्य से उसे देखती है और सोचती है कि मीट छूते ही वह इतना उत्साहित क्यों हो गया। वह उसके पास उलझन और चिंता से भरी होकर जाती है और पूछती है कि मीट कैसा महसूस हुआ। कूल दिखने की कोशिश में जिचिन कैजुअली कहता है कि मीट बस सामान्य से ज्यादा ताज़ा लगा और पूछता है कि क्या वह भी छूना चाहेगी। शेनिंग हान घबराकर हाथ हिलाकर मना कर देती है और कहती है कि उसने पहले ही काफी छू लिया है। थ्योरी की पुष्टि होने के बाद जिचिन घर पर परीक्षण के लिए थोड़ा बीस्ट मीट खरीदने का निर्णय लेता है, जिससे शेनिंग हान हैरान रह जाती है। मगर वह उसके प्रतिक्रिया से अचंभित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि बीस्ट मीट बेहद महंगा है। सबसे सस्ता विकल्प घोस्ट शैडो स्क्विड भी लगभग 1000 युआन प्रति पीस का है। स्क्विड लेने का निर्णय लेकर वह एक पैकेट उठा लेता है। शेनिंग हान उसकी कीमत देखकर घबरा जाती है और कहती है कि यह बहुत महंगा है, उसे पहले अपनी माँ से पूछ लेना चाहिए। जिचिन मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरता है और आश्वस्त करता है कि चिंता की कोई बात नहीं। वह झूठ बोल देता है कि उसकी माँ ने पहले ही कह दिया था कि दोनों परिवारों के लिए खूब खरीद लें। एक फ्लैशबैक में उसकी माँ जांग वोंगशान खुशी से दावत की तैयारी के लिए हामी भरती दिखती है। अंदर ही अंदर जिचिन मान लेता है कि साझा करना तो उसके प्लान का हिस्सा है, लेकिन असली मकसद ये है कि वह देखना चाहता है कि क्या खाने से लाइफ एसेंस अवशोषित हो सकता है। उसे डर है कि सीधे अवशोषण से मीट खराब हो सकता है। चेकआउट पर वह 3 पैकेट घोस्ट शैडो स्क्विड खरीदता है, जिनकी कुल कीमत 29,940 युआन होती है। महिला कैशियर उसे धन्यवाद कहती है। बाहर निकलते हुए जिचिन सोचता है कि मीट कितना महंगा है और अनुमान लगाता है कि वह फिर कब इसे खरीद पाएगा। खरीदारी पूरी करते करते रात के 9 बजे जाते हैं। शहर की अव्यवस्था देखते हुए वह सुरक्षा के लिए सीधे घर लौटने का फैसला करता है। घर जाते समय वह अपने प्रयोग के बारे में सोचता रहता है। इंतजार न कर पाने के कारण वह चुपके से साइकिल की टोकरी में रखे मीट के पैकेट पर हाथ रख देता है।
तुरंत ही उसे एक परिचित बैंगनी ऊर्जा का झटका महसूस होता है। उसका सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड का एक ट्रेस ऑफ लाइफ एसेंस अवशोषित कर लिया है। उसके लिए एक नई गाइडबुक अनलॉक हो जाती है, लेकिन प्रगति केवल 0.1% बढ़ती है। उसके दिमाग में एक डरावनी बहु आंखों वाली स्क्विड की छवि उभरती है। वह जब साइकिल चलाते हुए शांत सड़क पर होता है तो मानसिक गणना करता है और समझ जाता है कि थोड़ा सा मीट खाने से उसकी शक्ति का केवल एक अंश ही अनलॉक हुआ है। वह अनुमान लगाता है कि गाइड बुक में 100% तक पहुंचने के लिए उसे पूरी एक स्क्विड निगलनी पड़ेगी, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख युआन होगी। वह स्क्विड की विशेष क्षमता, पानी में घुलकर गायब हो जाना के बारे में सोचता है और निर्णय करता है कि यह ताकत इतनी महंगी कीमत के लायक है। उसका रास्ता साफ है, उसे बहुत सारा पैसा कमाना होगा क्योंकि वह अपने परिवार से इतना नहीं मांग सकता। फिर उसे याद आता है कि उसने मीट इसलिए भी खरीदा था ताकि यह परखा जा सके कि क्या लाइफ एसेंस अवशोषित करने से मीट खराब हो जाएगा। वह पैकेट की तरफ देखता है। थोड़ी देर बीत चुकी है, लेकिन मीट अभी भी बिल्कुल ताज़ा दिखाई देता है। वह खुशी से मुस्कुराता है कि अवशोषण से मीट खराब नहीं होता। जैसे जैसे वह ऊर्जा अवशोषित करता है, स्क्विड का प्रगति बार 3% तक बढ़ जाता है। उसकी एकाग्रता टूट जाती है जब शेनिंग हान चेतावनी देने के लिए चिल्लाती है। वह तुरंत ब्रेक लगाता है और साइकिल जोर से रुक जाती है, बस कुछ इंच दूर एक जोड़े से जो लेन में खड़े थे। वह उनसे माफी मांगता है और खुद को डांटता है कि उसने रास्ता नहीं देखा। फिर सोचता है कि लेन इतनी भीड़भाड़ वाली क्यों है। शेनिंग हान आगे इशारा करती है। वे एक तनावपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। वहां एक मांसल लाल बालों वाला आदमी एक महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर खड़ा है। डर के मारे शेनिंग हान बंधक को पहचान लेती है। वह उनकी टीचर शिया है। वह आदमी भीड़ पर चिल्लाता है और धमकी देता है। आसपास पुलिस अधिकारी मेगाफोन के जरिए स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कप्तान एक अधिकारी आबिंग को रोकते हुए कहता है कि बेवजह गोली मत चलाओ। वह समझाता है कि बंधक के बहुत पास जाकर गोली चलाना असंभव है क्योंकि अपराधी उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक अधिकारी स्लीपिंग गैस का सुझाव देता है, लेकिन कप्तान डरता है कि इससे संदिग्ध भड़क सकता है और प्रभाव दिखने से पहले ही स्थिति और बिगड़ सकती है। जब पुलिस असमंजस में पड़ती है, तब लिन जिचिन आगे बढ़ने का निर्णय करता है। वह चुपके से जमीन से एक छोटा पत्थर उठाता है और अविश्वसनीय गति और सटीकता से उसे फेंक देता है। पत्थर सीधे अधिकारी आबिंग की बंदूक पर लगता है और बंदूक मिसफायर कर जाती है। गोली बिखरकर बंधक बनाने वाले के हाथ में लगती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाता है और चाकू गिरा देता है। मौका पाकर पुलिस कप्तान अपनी टीम को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अधिकारी तेजी से दौड़ते हैं और संदिग्ध को काबू में कर लेते हैं। एक महिला अधिकारी डरी हुई टीचर शिया को सांत्वना देती है। स्थिति सामान्य होते ही लिन जिचिन चुपके से अपनी साइकिल पर लौट जाता है। शेनिंग हान बड़ी आंखों से उसे देखती है और पूछती है, क्या तुमने पत्थर फेंका था? वह तुरंत उसे चुप कराता है और कहता है, चलो बाद में बात करेंगे, और पैडल मारते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे दूर जाने ही वाले होते हैं, एक आवाज उन्हें रोक लेती है। पुलिस कप्तान पुकारते हैं और पूछते हैं कि क्या लिन जिचिन ने पत्थर फेंका था। पकड़े जाने के डर से लिन जिचिन घबराकर मुस्कुराता है और सब कुछ नकार देता है। कप्तान उन्हें साइकिल पर जाते हुए देखता है और सोचता है, कितना अजीब है कि कोई अपनी अच्छी बात स्वीकार नहीं करना चाहता। वह घोषणा करता है कि बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार शब्द सुनते ही लिन जिचिन का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है। पैसे की जरूरत के कारण वह जोर से ब्रेक लगाता है। उसकी साइकिल फिसलती हुई रुकती है और वह वापस कप्तान के पास दौड़ जाता है। वहां पहुंचकर वह झिझकते हुए अपना इनकार वापस लेता है, स्वीकार करता है कि पत्थर उसी ने फेंका था और बताता है कि उसके लिए पैसे बेहद जरूरी हैं। कप्तान उसे स्टेशन आकर रिपोर्ट बनाने को कहता है और वादा करता है कि पुरस्कार पाने में मदद करेगा। अपने परिवार को सूचना देकर लिन जिचिन और शेनिंग हान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ आसानी से निपट जाएगा, लेकिन जैसे ही पुलिस संदिग्ध को ले जाने लगती है, कुछ भयानक हो जाता है। संदिग्ध का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगता है। पुलिस हैरान होकर देखती है कि वह एक हेरेटिक में बदल रहा है और उनकी आंखों के सामने संयुक्त एब्रेंट राइट में रूपांतरित हो रहा है। दानव अपने हथकड़ी तोड़ देता है और हिंसक हो उठता है। अपने विशाल पंजों से अधिकारियों पर हमला करता है। कप्तान रेडियो पर आदेश देता है कि सभी फोर्स तुरंत फायर करें, लेकिन साथ ही नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहता है।
अधिकारी अपने हथियार चलाते हैं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक अधिकारी घबराकर रिपोर्ट करता है कि संदिग्ध रेड किंग जीन्स से जुड़ा एक हेरेटिक है और तत्काल मदद की मांग करता है। खतरा समझते ही लिन जिचिन डर कर माफी मांगता है। कप्तान दोनों को पकड़कर दूर खींच लेता है और भाग जाने को कहता है। वह राहत महसूस करता है कि दानव उनका पीछा नहीं कर रहा, पर जानता है कि उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह भागना होगा। जैसे ही वे भाग रहे होते हैं, आसमान से एक बैंगनी आभा में लिपटी नई आकृति नीचे गिरती है। यह एक महिला साइबॉर्ग है जो चिकने भविष्यवादी कवच में है। वह संयुक्त रेड पर शक्तिशाली प्रहार करती है, जिससे वह पीछे हटता है। हवा में तैरती हुई छोटे गहरे बैंगनी बालों वाली यह साइबॉर्ग अपने सीने में लेजर कैनन चार्ज करती है। एक आदेश पर वह एक विनाशकारी बैंगनी ऊर्जा बीम छोड़ती है जो म्यूटेंट रेड को पूरी तरह निगल लेती है। दानव दर्द से चीखता है और पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सिर्फ जले हुए अवशेष रह जाते हैं। लिन जिचिन स्तब्ध रह जाता है और साइबॉर्ग की अद्भुत शक्ति को देखकर दंग रह जाता है। खतरा टलते ही टीचर शिया और शेनिंग हान चैन की सांस लेते हैं। लिन जिचिन अपनी साइकिल के बारे में अधिक चिंतित है और राहत की सांस लेते हुए देखता है कि विस्फोट से उसकी साइकिल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही तनाव कम होता है, उसे अचानक एहसास होता है। वह साइकिल की टोकरी में झांकता है और देखता है कि महंगा घोस्ट शैडो स्क्विड मीट खराब हो चुका है। उससे दुर्गंध आ रही है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी प्रारंभिक थ्योरी सही थी। लाइफ एसेंस अवशोषित करने से मीट खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक लिम्फ टेंटेकल उठता है और वह सोचता है कि उसे एक बहाना चाहिए। वह तय करता है कि लड़ाई और हेरेटिक को दोष देगा। नाटकीय ढंग से वह खराब टेंटेकल को नीचे फेंकता है और जोर देकर कहता है कि दानव और साइबॉर्ग के हमले की वजह से मीट खराब हो गया। टीचर शिया उसे सांत्वना देती है और कहती है कि असली बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं, भले ही उनका घर जाने का प्लान बिगड़ गया हो। कप्तान के कहने पर वे सुरक्षा टीम के साथ स्टेशन जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उसी वैन में दानव के अवशेषों के साथ यात्रा करेंगे। लेजर विस्फोट के बाद सिर्फ जले हुए निशान बचे थे और दुर्गंध बहुत तीव्र थी। लिन जिचिन के दिमाग में एक और विचार आया। उसे याद आया कि बायू के बीस्ट फेंग्स में अभी भी लाइफ एसेंस मौजूद था, यहां तक कि उसके मर जाने के बाद भी। उसके सामने एक नई संभावना खुली। क्या इस शव में भी लाइफ एसेंस बचा हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वह इस शव का राइट किंग जीन खुद के लिए अवशोषित कर सकता है? पुलिस की वैन में बैठे हुए लिन जिचिन सोच रहा था कि वह उस हेरेटिक के जले हुए शव से कितना राइट किंग जीन अब्सॉर्ब कर सकता है। इसका पता लगाने के लिए उसने चुपके से अपना हाथ शव की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक ताकतवर लाल ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। उसका सिस्टम तुरंत पुष्टि करता है कि उसने जॉइंट म्यूटेंट राइट का लाइफ एसेंस का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया है और उसका गाइड बुक 5% तक अनलॉक हो गया है। वह दंग रह गया कि इतना अधिक लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब हो गया। उसे समझ आ गया कि स्रोत जितना ताज़ा होगा, उतना अधिक लाइफ एसेंस मिलेगा। पास बैठे पुलिस अधिकारी आबिंग ने उसकी हरकत देख ली और झुंझलाकर कहा, सीधे बैठो। लिन जिचिन तुरंत बहाना बनाकर बोला, बस थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में उसे पता था कि आबिंग को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन कप्तान को नहीं। कप्तान ने उससे गंभीरता से कहा कि उसने उसके लिए ब्रेवरी अवार्ड के लिए आवेदन कर दिया है। फिर उसने एक और सवाल पूछा, इतनी दूरी और खराब रोशनी में एक मिडिल स्कूलर इतनी सटीकता से हेरेटिक के चाकू वाले हाथ पर पत्थर कैसे मार सकता है? लिन जिचिन ने अस्पष्ट जवाब दिया, मैं अक्सर अपने दाहिने हाथ से प्रैक्टिस करता हूं। उसके इस अजीब जवाब पर कप्तान हैरान रह गया। तभी उनकी बातचीत में खलल पड़ा। शेनिंग हान ने पुकारा, मेरी आंटी आ गई। लिन जिचिन चौंक गया जब उसने देखा कि उसके माता पिता स्टेशन में दौड़ते हुए आए हैं। उसकी मां घबराई हुई उसकी ओर भागी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह उसे कसकर गले लगाते हुए रो पड़ी, तू ठीक है ना? तूने तो मुझे आधा मार ही दिया डर से। लिन जिचिन ने मां को शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूं और मुझे तो ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है। मां ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अगली बार अगर खतरा हो तो सबसे पहले सुरक्षित जगह छुप जाना। मुझे बस यही चाहिए कि तू बड़ा हो, सुरक्षित रहे। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा सुरक्षित रहना। लिन जिचिन मां की सच्ची चिंता से भावुक हो गया। बाहर निकलते समय उसने मां को आश्वासन दिया, मैं हमेशा पहले अपनी रक्षा करूंगा। पुलिस कप्तान उन्हें जाते हुए देखता रहा। वह अब भी लड़के की अजीब क्षमताओं के बारे में सोच में डूबा था।
बाहर निकलते वक्त लिन जिचिन ने 2 महिला पुलिस अधिकारियों को बातचीत करते सुना। पहली अधिकारी बोली, आजकल परवर्ड्स और ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। दूसरी ने जवाब दिया, असल में वो हेरेटिक ग्वांग युवान यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स का छात्र था जिसे राइट गॉड कल्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया था। पहली अधिकारी गुस्से में कल्ट को कोसती है जबकि दूसरी कहती है, हमें इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइट किंग की जड़ खत्म करनी होगी। राइट किंग का नाम सुनते ही लिन जिचिन का ध्यान तुरंत उधर चला गया। घर लौटते वक्त उसने कार में फोन पर राइट गॉड कल्ट के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उसे ढेर सारी जानकारी मिली। पता चला कि इस कल्ट का मुख्य ठिकाना शंघाई शहर में है और इसके अधिकतर सदस्य समाज से निकाले गए लोग हैं। फिर उसे एक चौंकाने वाला सच मिला, राइट किंग उच्च जीवन रूप में इवॉल्व होना चाहता है और अपने अनुयायियों को इवोल्यूशन मटेरियल लाने के लिए मजबूर कर रहा है। यह सोचकर उसके मन में डरावना सवाल उठा, क्या राइट किंग, जो खुद एक एबरेंट बीस्ट है, पहले से ही इवोल्यूशन की योजना बना चुका है? उसी समय उसने खिड़की से बाहर देखा और चौंक गया। फुटपाथ पर एक चूहा बिल्ली जितना बड़ा दौड़ रहा था। क्षण भर को उसने सोचा कि इसका संबंध राइट किंग से हो सकता है, लेकिन तुरंत खारिज कर दिया। साउथ में कैट साइज्ड चूहे आम हैं, उसने खुद से कहा। वह विचार झटक ही रहा था कि उसे एहसास हुआ, शेनिंग हान कितनी चुप है। उसने देखा कि वह बेचैनी से हिल रही है। उसके घुटने मजबूती से साथ दबे हुए थे। लिन जिचिन ने तुरंत समझ लिया। उसे याद आया कि बचपन से ही जब भी हान नर्वस या डर जाती है तो वह ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाती। हालांकि यह उसके लिए शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन लिन जिचिन हमेशा मानता था कि यह अजीब प्रतिक्रिया उसके अंदर छिपी किसी खास क्षमता से जुड़ी हो सकती है। घर पहुंचने पर लिन जिचिन की मां जांग वोंगशिन शॉक में आ गईं। लगभग 3000 येन का बीस्ट मीट गायब था। लिन जिचिन ने तुरंत बहाना बना दिया। शर्माते हुए बोला, इमरजेंसी में शायद भागते समय गिर गया होगा। उसकी मां ने बिना कुछ कहे उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और कहा, मीट भूल जाओ, बस इतना मायने रखता है कि तुम सुरक्षित हो। लिन जिचिन ने राहत की सांस ली। मन ही मन खुश हुआ कि उसने मां को बेवकूफ बना दिया। लेकिन उसका पिता लिन यानसेन जिद्दी निकला। उसने घोषणा की, मैं वापस जाकर वो महंगा मीट ढूंढूंगा। एक फेडेड वेट स्लेव होते हुए भी मैं टफ हूं। लिन जिचिन ने उसे रोकते हुए कहा कि यह बहुत खतरनाक है और मांस पहले से ही खराब हो चुका है। लेकिन उसके पिता को शक हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह खराब हो गया? पसीने से तरबतर लिन जिचिन ने तुरंत कहा, यह तो साफ बात है। उधर अब खाली हो चुके पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में पुलिस कप्तान अभी भी रात की घटनाओं को लेकर सोच रहा था। सिगरेट पीते हुए वह बार बार सोच रहा था, एक साधारण मिडिल स्कूलर इतनी अविश्वसनीय ताकत और सटीकता से पत्थर कैसे फेंक सकता है? अचानक उसे कोने से अजीब आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक विशाल चूहा किसी भी सामान्य चूहे से कहीं बड़ा फाइलिंग कैबिनेट्स के ऊपर बैठा है। कप्तान प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही वह संयुक्त चूहा नीचे कूद पड़ा। कप्तान ने तुरंत पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। टकराव तेज और हिंसक था और अंत में यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक असली ऑपरेशन था। अगली सुबह कक्षा में लिन जिचिन अपनी डेस्क पर सिर झुकाए गहरी सांस छोड़ता है। पिछली रात की घटनाओं पर विचार करते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि वह अभी भी शक्तिशाली हेरेटिक और महिला साइबोर्ग की तुलना में बेहद कमजोर है। उसे जल्दी से धन अर्जित करना होगा ताकि वह और बीस्ट मीट जैसे कि घोस्ट शैडो स्क्विड खरीद सके और अपने गाइड बुक की प्रगति को बढ़ा सके। वह सोचता है कि क्या इन्फ्लुएंसर बने या पढ़ाई का सामान बेचे, लेकिन ये विचार उसे अधिक चमकदार और जोखिम भरे लगते हैं जो उसके लो प्रोफाइल लक्ष्य के खिलाफ हैं। तभी उसे एक विचार आता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन अकादमिक उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वह निर्णय लेता है कि अब कार्रवाई करने का सही समय आ गया है। इसके बाद वह जिम में पहुंचता है जहां मार्शल आर्ट्स टीम बिल्डिंग सी में अभ्यास करती है। वहां वह कोच गुओं को थर्मस से चाय पीते हुए पाता है और उन्हें आदरपूर्वक अभिवादन करता है। कोच आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या वह टीम में शामिल होने आया है या बस जानकारी लेना चाहता है। बिना सीधे जवाब दिए लिन जिचिन पास झुककर धीरे से पूछता है कि टीम में शामिल होने से क्या शहर के टूर्नामेंट्स में भाग लेने का मौका मिलेगा और क्या पुरस्कार राशि पर्याप्त है। कोच मुस्कुराते हुए पुष्टि करते हैं कि उसे मौका मिलेगा और पुरस्कार लाखों में होंगे। मुख्य चिंता हल होते ही लिन जिचिन उनका हाथ मिलाता है और घोषणा करता है कि वह आज ही टीम में शामिल होगा। कोच खुशी से उसका स्वागत करते हैं और टीम के सभी सदस्य उसे देखकर प्रेरित हो जाते हैं। जाउकाई, हुआंग, टियानिंग, ओरिंग, लातोंग
और हानी गुआ एक एक कर अपना परिचय देते हैं। अंत में चूंकि लिंजी चिन का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, वह स्वयं परिचय देता है। कोच गुओ उसे बेसिक फिस्ट और लेग तकनीकें दिखाते हैं। वे बताते हैं कि ये हरकतें सरल दिखती हैं, लेकिन इन्हें सीखना बेहद कठिन है। टीम का सबसे तेज सीखने वाला लीसा नंग भी इन्हें परिपूर्ण करने में 1 हफ्ता लेता है। फिर वे लिंजी चिन को अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। लिंजी चिन रेडी स्टांस में खड़ा हो जाता है, अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट की वजह से, जो उसे हेवन सेंट मार्शल इनाइट से मिला है। वह केवल देखकर तकनीकों को याद कर लेता है और अभ्यास शुरू कर देता है। जैसे ही वह फिस्ट तकनीकें करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन उसे वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी में अंक देता है। वह हाथ और मुक्का चलाने में बिना किसी त्रुटि के गति और सटीकता के साथ अभ्यास करता है। फिर वह सहजता से लेग तकनीकों में बदलता है और शक्तिशाली प्रवाहमान किक मारता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन उसके पैरों की मांसपेशियों और दक्षता के लिए अंक देता है। कोच और टीम अवाक रह जाते हैं। कोच का जबड़ा गिर जाता है और वे लगभग थर्मस गिरा देते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई जटिल तकनीकों को एक ही बार देखकर सीख सकता है। इस शानदार प्रदर्शन को देखकर सभी के मन में बस एक ही विचार आता है, यह लड़का सच में लाखों में एक प्रतिभा है। शाम को शंघाई में लिंजी चिन की मदद करने के लिए जेंग वोंगशिन उसे रात के खाने पर बुलाती है। वह उत्साहित होकर बाहर दौड़ता है, हाथ में चम्मच लिए पूछता है कि आज क्या बनाया है। उसकी मां गर्व से एक बड़ा प्लेट घोस्ट शैडो स्क्विड परोसती है। खुशबू अद्भुत है और वह आनंद से कहता है कि यह कितनी शानदार महक रही है। मां उसे गर्म रहते ही जल्दी खाने को कहती है। वह खाना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ करता है। उसकी मां खुशी से कहती है कि अधिक खाओ, क्योंकि उन्होंने उसके लिए 3 पूरे जीन खरीद रखे हैं। खाते समय सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और बताता है कि वह घोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का एक अंश कंज्यूम कर चुका है, जिससे गाइड बुक की प्रगति 3.3% हो गई है। उसे निराशा होती है कि मीट खाने से भी वही लाभ हुआ, जबकि अगर पहले पता होता तो वह खराब मीट नहीं खरीदता। उसी समय न्यूज रिपोर्ट में 14 वर्षीय प्रतिभाशाली लड़की के बारे में बताया जाता है, जो इतिहास की सबसे युवा साइबोर्ग है। ऊर्जा कोर के फ्यूजन के बाद उसकी क्षमताएं सुपर ह्यूमन स्तर की हो गई हैं। एक हाथ से 5000 किलो की एसयूवी उठाना, 100 मीटर को 3 सेकंड में दौड़ना और 8 मीटर ऊंचा कूदना। इस खबर को देखकर लिंजी चिन सोचता है कि उसकी दुनिया में जीन फ्यूजन और साइबोर्ग तकनीक पर बहस किस दिशा में जाएगी। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। सुरक्षा कप्तान हशैन, जिन्हें वे पहले मिल चुके थे, उनके कार्यालय में मारे गए। फुटेज में दिखता है कि उन पर एक जॉइंट म्यूटेंट राइट ने हमला कर उन्हें खा लिया। लिंजी चिन हैरान रह जाता है। उसे पिछली रात दिखाई गई विशाल राइट याद आती है और वह सोचने लगता है कि इसका राइट किंग से कोई संबंध हो सकता है। वह शहर में घूमते उस जॉइंट राइट की कल्पना करता है और कैप्टन की मौत से खतरे की गंभीरता समझकर तय करता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग तुरंत तेज करनी होगी। इसके बाद वह खुद को कठिन अभ्यास में झोंक देता है। अब वह 100 मीटर की दौड़ 4.61 सेकंड में पूरी कर सकता है। उसकी शारीरिक ताकत आसमान छू रही है। वह 5.3 मीटर ऊंचा कूद सकता है और एक हाथ से 1200 किलो वजन उठा सकता है। अपने व्यक्तिगत अभ्यास के अलावा वह स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम के साथ भी प्रशिक्षण करता रहता है, ताकि आगामी प्रतियोगिताओं के लिए ताकत बढ़ा सके। अगले दिन स्कूल में वह जिम जाता है और उसके पीछे क्यूरियस क्षण किंघान आता है। रास्ते में पिंक बालों वाली एक लड़की मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और उसे ताज़ा दूध की बोतल देती है। लिंजी चिन विनम्रता से इनकार कर देता है और धन्यवाद कहता है। क्षण किंघान के साथ आगे बढ़ जाता है। लड़की निराश रह जाती है। दूर से उनकी टीम मेट हुआ थ्यांग निंग यह दृश्य देख रहा होता है और गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। उसे खींच होती है कि जिसने उसे प्रतियोगिता में हराया वही लड़की का उपहार ठुकरा रहा है। अपनी नाराजगी रोक न पाकर वह आगे बढ़ता है और उनका रास्ता रोक लेता है। वह लिंजी चिन का सामना करता है और उसके बुरे व्यवहार व लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर नाराज होकर डांटता है। लिंजी चिन बताता है कि उसे दूध से एलर्जी है। हुआंग मानने को तैयार नहीं होता और उसे झूठा कहता है। गुस्से में वह उसे चुनौती देता है। अगर लिंजी हारता है तो उसे पूरी दूध की बोतल पीनी होगी। तभी नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। न्यू अचीवमेंट मिशन ट्रिगर। Defeat 1000 different opponents in formal competition for survival of the fittest biological trait। लिंजी चिन के चेहरे पर चालाकी से मुस्कान फैल जाती है। यही वह अवसर है
जिसका वह इंतजार कर रहा था। पर्पल आभा से घिरा वह चुनौती स्वीकार करता है। उसकी आंखों में रोमांच की चमक दिखाई देती है। ने स्पार के लिए हामी भर दी तो कुछ ही देर में पूरी स्कूल में यह खबर फैल गई। 2 उत्साही छात्र तय कर बैठे कि वे लोकप्रिय जूनियर लिन जीचिन और एक सीनियर की फाइट देखने जरूर जाएंगे। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, जिम पूरी तरह भर चुका था। स्पारिंग एरिया के चारों ओर एक बड़ा घेरा बन गया था और भीड़ साफ तौर पर लिन जीचिन के पक्ष में थी। कई फीमेल फैंस उसे चीयर कर रही थीं, अपोनेंट को सबक सिखाओ कहती हुई। वही पिंक बालों वाली लड़की भी फोन तैयार कर रही थी ताकि इस फाइट को कैप्चर कर सके। जॉन काय हंसते हुए तिरस्कार में बड़बड़ाया। परेशान था कि सब मान चुके हैं कि वह हार जाएगा। भीतर ही भीतर उसने मान लिया था कि पिछले महीने में लिन जीचिन की प्रतिभा असाधारण रूप से बढ़ गई है। वह इस डुअल को अपना आखिरी मौका मानता था, राइजिंग जीनियस को मात देकर अपनी ताकत साबित करने का। लेकिन दूसरी तरफ लिन जीचिन बिल्कुल बेफिक्र दिखा। उसने सहजता से कहा कि उसे डिनर के लिए घर जाना है और पूछा कि क्या फाइट जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जॉन काय ने तिरछी मुस्कान के साथ हामी भरी, मानो उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो। कोच घुओ बीच में आ गए और दोनों के बीच ऑफिशियल रेफरी बनकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर शुरुआत का संकेत दिया और नियम दोहराए। मगर फाइट शुरू होने से पहले ही जॉन काय ने जोर से कहा, रुकिए, और घमंडी मुस्कान के साथ लिन जीचिन को हैंडीकैप ऑफर किया। उसने बताया कि वह करीब 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि लिन जीचिन केवल 1 महीने का नवसिखिया है। इसलिए फेयर रहने के लिए उसने घोषणा की कि लिन जीचिन को पहले 3 मूव्स का फायदा मिलेगा। लिन जीचिन बिना झिझक सहमत हो गया। जैसे ही उसने हामी भरी, वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। धुंध की तरह दूरी खत्म करते हुए वह जॉन काय के सामने पहुंच गया। जॉन काय हैरान रह गया। गार्ड उठाने का मौका ही नहीं मिला और लिन जीचिन ने एक विनाशकारी पंच जड़ दिया। पंच की भयंकर ताकत ने सीधे संपर्क किया और जॉन काय की नाक से खून की धार निकल पड़ी। वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जिम में सन्नाटा छा गया। कोच घुओ अविश्वास में जबड़ा गिराकर चिल्ला उठे, फाइट तो एक ही पंच में खत्म हो गई। टीम और दर्शक स्तब्ध रह गए। सभी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यह तो हद से ज्यादा है। लेकिन फिर सन्नाटे को शेनिंग हान की खुशी ने तोड़ दिया। उसने हवा में मुट्ठी उठाकर लिन जीचिन की जीत पर चीयर किया। बाकी लड़कियां, जिसमें पिंक बालों वाली भी शामिल थी, जोश में चिल्लाईं। कितनी शानदार फाइट थी। हार चुके अपोनेंट के ऊपर खड़े लिन जीचिन को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। राइवल को हराकर और विपरीत लिंग का स्नेह जीतने पर प्रायोरिटी मेटिंग राइट्स मिल चुके हैं। मुख्य मिशन की प्रगति अब 1000 तक पहुंच गई है। लिन जीचिन ने सोचा, नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए अभी लंबा रास्ता है। प्रगति तेज करने के लिए उसकी नजर टीम के बाकी डरे हुए सदस्यों पर गई। दोस्ताना लेकिन असहज मुस्कान के साथ उसने सुझाव दिया, सबको आपस में स्पार करना चाहिए। टीम के सदस्य डर से पीले पड़ गए। तुरंत बहाने बनाने लगे। कोई स्कूल का काम बताने लगा, कोई कहने लगा कि मां खाने का इंतजार कर रही है, बाकी बीमारी का नाटक करने लगे। भागने ही वाले थे कि जॉन काय घुटनों के बल उठ खड़ा हुआ। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में लिन जीचिन पर छुपकर हमला करने का आरोप लगाते हुए रीमैच में कुचलने की कसम खाई। कोच घुओ बीच में आए और समझाया कि हार को एक आदमी की तरह स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने सोचते हुए कहा, शायद वह पंच सिर्फ किस्मत का वार था। इसे परखने के लिए उन्होंने शौजी को बुलाया। नाम सुनते ही नुकीले बालों वाला लड़का डर से कांप गया। उसने लड़ाई की मुद्रा बनाई, लेकिन डर साफ झलक रहा था। उसने लिन जीचिन से दया की भीख मांगी और चेहरे पर वार न करने की विनती की। 10 मिनट बाद नतीजा साफ था। कई मार्शल आर्ट्स टीम के सदस्य जिम फ्लोर पर बेहोश पड़े थे और लिन जीचिन उनके ऊपर खड़ा सोच रहा था, मैंने तो बहुत जोर से नहीं मारा, बस कुछ ही वार किए थे। लेकिन जब उसने सिस्टम चेक किया तो निराश हो गया। शुरुआती जीत को छोड़कर बाकी स्पार गिने ही नहीं गए। प्रतिद्वंद्वी की गिनती अब भी 1000 पर अटकी हुई थी। लिन जीचिन समझ गया कि सिर्फ दोस्ताना स्पार से काम नहीं चलेगा। असली प्रगति के लिए आधिकारिक प्रतियोगिताओं में प्रतिद्वंद्वियों को हराना होगा। तभी कोच गुओ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पागलों जैसी मुस्कान के साथ घोषणा की, लिन जीचिन सच्चा जीनियस है, उन्होंने कहा। सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में नया छात्र टीम का एज बन गया है। आत्मविश्वास से भरे कोच घुओ ने चिल्लाकर कहा, लिन जीचिन के नेतृत्व में हमारा स्कूल इस साल रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीतकर सबको पीछे छोड़ देगा। कोच की बातें सुनकर लिन जीचिन को अचानक स्पष्टता मिली। उसे लगा कि कोच बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आने वाला टूर्नामेंट कई आधिकारिक प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ने का बेहतरीन मौका है। वह दृढ़ निश्चयी हो गया और समझ गया कि हर जीत प्रगति की गिनती में जुड़ जाएगी। उसी समय बेहोशी से उठ चुका जॉन काई नाम पुकारते हुए खड़ा हुआ। उसने लिंजी चिन्ह की तरफ इशारा कर अजीब और अतिरंजित तरीके से हार स्वीकार कर ली। इस अजीबोगरीब बयान ने शेनिंग हान, कोच गुओ और बाकी सभी को हक्का बक्का कर दिया। द्वंद्व समाप्त होते ही दर्शक और कोच तुरंत बाहर भाग निकले। जॉन काई को अकेला छोड़ दिया, जो शिकायत कर रहा था कि भाषण अभी पूरा नहीं हुआ। इस दुनिया में हाई स्कूल के छात्रों को मार्शल आर्ट्स और अकादमिक उपलब्धियों में से एक को चुनना पड़ता है। दुनिया के खतरों को देखते हुए मार्शल आर्ट्स को श्रेष्ठ माना जाता है। पीछे न छूटने के संकल्प के साथ शेनिंग हान ने मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर ली और लिंजी चिन के साथ कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उनकी दिनचर्या बेहद कड़ी थी। 300 मीटर दौड़ से शुरुआत, फिर 1 घंटे की हाथ से हाथ की लड़ाई की प्रैक्टिस। इसके बाद ताकत बढ़ाने के लिए सीटअप्स और पुशअप्स। हर सत्र के अंत में लिंजी चिन शेनिंग हान की मालिश करता ताकि मांसपेशियों का तनाव कम हो। लिंजी चिन ने अपनी ट्रेनिंग में कोई ढिलाई नहीं की। वह हर दिन खुद को सीमाओं तक धकेलता रहा, टूर्नामेंट जीतने और नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लक्ष्य से प्रेरित। 1 महीने बाद उसकी मेहनत की असली परीक्षा सामने आई। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन आ चुका था और लिंजी चिन दृढ़ निश्चय के साथ तैयार खड़ा था। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन आ गया था और पूरी तरह डिटरमाइंड लिंजी चिन लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। विशाल सिटी जिम्नेजियम में टूर्नामेंट चल रहा था। बीच में बड़ा फाइटिंग रिंग और उसके चारों तरफ दर्शकों की जबरदस्त भीड़ जमा थी। वेटिंग एरिया में हर तरफ तनाव फैला हुआ था। कोच गो बेचैनी से रोस्टर पलटते हुए बड़बड़ा रहे थे कि उनकी स्कूल शंघाई हाई का पहला मुकाबला सीधे सबसे ताकतवर टीम शंघाई नंबर 1 हाई से लग गया है। टीम का एक और सदस्य माहौल और भारी कर देता है। वह कहता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी में एक ऐसा फाइटर है जो 100 मीटर दौड़ 9 सेकंड से भी कम में पूरा कर सकता है। सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। मैच जीतना बेहद कठिन लगने लगा। टीम की गिरती हुई हिम्मत देखकर लिंजी चिन शांत भाव से हाथ उठाकर वॉलंटियर कर देता है कि वह सबसे पहले मुकाबला करेगा। कोच गो भले ही चिंतित थे, लेकिन अपने छात्र पर भरोसा करते हुए उनकी बात मान लेते हैं। जैसे ही लिंजी चिन एरिना की ओर बढ़ता है, शेनिंग हान किनारे से जोर जोर से चीयर करने लगती है और कोच गो मेगाफोन में उसका हौसला बढ़ाते हैं। रिंग में उसका प्रतिद्वंद्वी आता है, शंघाई नंबर 1 हाई का बेहद बड़ा और मस्कुलर स्टूडेंट। पहले वह लिंजी चिन की तारीफ करता है कि एक फर्स्ट ईयर होकर टूर्नामेंट तक पहुंचा, लेकिन तुरंत ही उसका लहजा तंज भरा हो जाता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह स्टेज 1.7 मीटर से छोटे बच्चों के लिए नहीं बना। बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए कहता है कि आज असली साइज और ताकत का फर्क दिखा देगा। रेफरी मैच शुरू करने का संकेत देता है। बड़ा प्रतिद्वंद्वी पूरी ताकत से पंच मारने दौड़ता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लिंजी चिन पीछे हटता ही नहीं। वह आराम से साइड स्टेप करता है और सीधे उसके सीने पर एक जोरदार पंच काउंटर कर देता है। इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली होता है कि भारी भरकम फाइटर हवा में उड़ता हुआ एरिना के पार जाकर बेहोश गिर पड़ता है। कुछ सेकंड के लिए अनाउंसर भी सन्न रह जाता है, फिर हैरान होकर लिंजी चिन की जीत का ऐलान करता है। किनारे से शेनिंग हान उछलकर खुशी मनाती है। मेरा शियाऊ चैन तो अमेजिंग है। पूरी शंघाई हाई टीम पागलों की तरह जश्न मनाती है। कोच को घेर कर चिल्लाते हैं कि लिंजी चिन तो इंसान नहीं, जानवर है। उसके सामने प्रतिद्वंद्वी की ताकत बस मृत मसल थी। उधर शंघाई नंबर 1 हाई का कोच गुस्से से लाल हो जाता है और अपने हार चुके छात्र पर चिल्लाता है कि बिना फुटवर्क के ब्लाइंडली चार्ज क्यों किया। रिंग में खड़े लिंजी चिन को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। उसने एक और प्रतिद्वंद्वी को हराया है। उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है और उसका एलिमिनेशन काउंट बढ़ता है। वह मुट्ठी कसता है और मुस्कुराता है, समझता है कि ऐसे मुकाबले ही उसे आगे ले जाएंगे। उधर हार झेल चुके कोच ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वह अगले फाइटर चैनफोंग को बुलाता है और सख्त आदेश देता है कि फर्स्ट ईयर को तुरंत कुचल देना है। चैनफोंग नॉर्मली ओके कहता है और स्टेज पर आता है। पिछले मुकाबले से कहीं ज्यादा संयमित दिखता है। मैच शुरू होते ही वह बिजली जैसी रफ्तार से मूव करता है और अटैक की झड़ी लगा देता है, लेकिन लिंजी चिन पूरी तरह शांत रहता है। वह एक हाथ से उसका शक्तिशाली किक ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक का असर इतना जबरदस्त होता है कि चैनफोंग हवा में घूमता हुआ गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। मेडिक्स दौड़कर आते हैं, उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाते हैं और बताते हैं कि उसे हेड स्कैन की जरूरत है।
दर्शक पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। लोग आपस में बड़बड़ा रहे हैं। अब भी क्या हुआ? कुछ कहते हैं कि शायद लिंचचिन बहुत लकी है, जबकि कुछ नाराज होकर चिल्लाने लगते हैं कि टूर्नामेंट रिग्ड है, उन्हें रिफंड चाहिए। लेकिन शंघाई नंबर 1 हाई का कोच सच समझ जाता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है और धीरे धीरे डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह किस्मत नहीं बल्कि यह फर्स्ट ईयर सच में असली खिलाड़ी है। वह तुरंत नई योजना बनाता है और अगले फाइटर गाफ को बुलाता है। एक स्पाइकी हेयर वाला लड़का उसे आदेश देता है कि सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दो, हारने का कोई सवाल नहीं। लेकिन गाफ आत्मविश्वास से भरा है। वह कहता है, चिंता मत करो, यह मैच मैं ही जीतूंगा। रिंग की तरफ बढ़ते हुए वह लिंजचिन की पिछली जीतों को सिरे से नकार देता है। उसे लगता है कि लिंजचिन सिर्फ ट्रिक्स से जीत रहा है, ताकत में कमजोर है। गाफ का भरोसा है कि उसकी सुपर स्पीड और अनुभव के आगे लिंजचिन टिक ही नहीं सकता। भीड़ उसकी स्पीड की तारीफ कर रही है। कोई कहता है कि उसके पिता जीन फ्यूजन यूजर हैं, इसी से उसकी ताकत इतनी बड़ी है। सब मानते हैं कि लिंजचिन का शानदार सफर अब खत्म होने वाला है। हालांकि लोग यह भी स्वीकार करते हैं कि उसमें बहुत संभावना है। अनाउंसर सिग्नल देता है, तीसरा ड्यूल शुरू। कोच की हिदायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर गाफ ऑफेंसिव हो जाता है। वह लिंजचिन पर तेज किक से हमला करता है और उसके बाद लगातार स्ट्राइक्स बरसाता है। अपनी खास तकनीक फ्लोइंग वाटर शैटरिंग रॉक फिस्ट भी निकाल देता है। किनारे पर उसका कोच गुस्से से बौखला उठता है और चिल्लाता है कि अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन गाफ हंसता है। उसे लगता है कि उसके जैसा जीनियस डिफेंस की जरूरत ही नहीं समझता। दूसरी तरफ लिंजचिन आराम से उसके वॉर डॉज कर रहा है। वह इस तकनीक को दिलचस्प मानता है और उसी वक्त तय कर लेता है कि इसे सीख लेगा। गाफ निराश होकर पूछता है, लिन आखिर मेरे अटैक कैसे डॉज कर रहा है? लिन बिना टेंशन लिए कूल अंदाज में कहता है, कोई मूस है क्या, या बस यही मतलब है? ये सुनकर गाफ भड़क जाता है। गुस्से में एक और निराशाजनक पंचों की बौछार कर देता है। लेकिन लिंजचिन अब समझ चुका है कि सारे मूव्स बेहद अनुमानित हैं। वह सोचता है, ठीक है, अब खत्म करते हैं। जैसे ही गाफ का अगला पंच आता है, लिंजचिन बड़े आराम से साइड होकर उसे डॉज करता है और तुरंत एक जबरदस्त किक सीधे उसके मिड सेक्शन पर मार देता है। एक ही मूव में मैच खत्म। भीड़ फिर से सन्न रह जाती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद शंघाई हाई के समर्थकों की गड़गड़ाती तालियां माहौल तोड़ देती हैं। कोच गो और शेनिंग हान खुशी से पागल हो जाते हैं। हमारा शियाऊ चेन तो बीस्ट है। वे उसकी लगातार तीसरी जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद के मैच भी उतने ही आसान निकलते हैं। अगले प्रतिद्वंद्वी और भी कमजोर साबित होते हैं। लिंचिन उन्हें बड़ी आसानी से हराकर अकेले ही 5 फाइटर्स की टीम क्लीन स्वीप कर देता है। अगले 2 दिनों तक वही कहानी दोहराई जाती है। लिंचिन लगातार हर मुकाबले में जीतता है और अकेले ही 2 और स्कूल्स को बाहर कर देता है। उसके शानदार प्रदर्शन की वजह से शंघाई हाई चैंपियन बन जाता है। वह और उसकी टीम ट्रॉफी और मेडल लेकर गर्व से फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब लिंचिन सिस्टम चेक करता है तो उसका राइवल काउंट सिर्फ 16,000 दिखता है। उसे थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि इस रफ्तार से नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने में सालों लग जाएंगे। फिर भी एक अच्छी बात है, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोच गो इतना जेरस होगा। लेकिन टूर्नामेंट की इनाम राशि का सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाता है, पूरा 20,000 यूएन। अकादमिक प्रतियोगिता की प्राइज मनी मिलाकर उसके पास लगभग 300 यूएन हो जाते हैं। लेकिन यह पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। वह तुरंत सुपरमार्केट जाकर इसका पूरा स्टॉक घोस्ट शैडो स्क्विड मीट पर खर्च कर देता है। अगले कई हफ्तों तक वह हर मील में यही महंगा मीट खाता है। जब तक उसने 30 दिन तक मीट कंज्यूम कर लिया, उसका कोडेक्स अनलॉक प्रोग्रेस घोस्ट शैडो स्क्विड के लिए 33% तक पहुंच जाता है। उसकी यह गहन ट्रेनिंग और बीस्ट मीट का सेवन रंग लाता है। मिडिल स्कूल के दूसरे साल तक पहुंचते पहुंचते वह अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, ऑर्डिनरी टियर 3 से टियर 4 में। अब उसकी शारीरिक क्षमताएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी हैं। वह एक हाथ से आसानी से 10,890 किलो तक उठा सकता है, 5.65 मीटर तक वर्टिकल जंप कर सकता है और 100 मीटर सिर्फ 4.49 सेकंड में दौड़ सकता है। समय उड़ता है और जल्दी ही वह और शेनिंग शंघाई मिडिल स्कूल डिवीजन से ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते ही उनकी राहें अलग होती दिखती हैं। शेनिंग हान अपने कमरे में बैठी रो रही है, दिल टूटा हुआ। वह लिंजचिन से पूछती है, क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी हम एक ही हाई स्कूल में नहीं जा सकते। लिंजचिन समझाता है,
कि जबकि उसने लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल की है। शेनिंग के अकादमिक स्कोर्स तो अच्छे थे, लेकिन उसका मार्शल आर्ट्स स्कोर शंघाई हाई की एलीट क्लास के लिए पर्याप्त नहीं था। वह रोती हुई शेनिंग हान को ढांढस बंधाता है। शेनिंग पूछती है, अब क्या होगा? लिंजचिन बताता है कि शंघाई हाई का प्रिंसिपल उसके घर आने वाला है, शायद उसे रिक्रूट करने। वह पूछता है, क्या तुम साथ चलोगी? शेनिंग आंसुओं में जवाब देती है, इससे मेरा क्या? लिंजचिन कहता है, प्रिंसिपल तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आ रहा है। वह उसका हाथ पकड़ता है, उठाता है और कमरे से बाहर ले जाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है, और बताता है कि अगर वह शंघाई हाई में रहेगा तो शेनिंग हान को उसकी डेस्कमेट बनना होगा। जैसा कि जिनचिन ने वादा किया था, शंघाई हाई की प्रिंसिपल लिन जिचिन के घर आई। वह उसकी मां और शेनिंग हान के साथ घंटों तक उसके भविष्य पर चर्चा करती रही। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल बार बार यह जताती रही कि वह चाहती है लिन जिचिन उसके स्कूल में ही पढ़े। जब मीटिंग खत्म होने वाली थी, प्रिंसिपल उठकर जाने लगी। जाते जाते आखिरी ऑफर देते हुए वह कहती है, अगर लिन जिचिन रुकने के लिए मान जाए तो उसकी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। यह सुनते ही लिन जिचिन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी एक कंडीशन रख दी, शेनिंग हान को उसी क्लास में मेरे साथ पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ने नर्वस होकर शेनिंग हान की तरफ देखा, उसका नाम कंफर्म किया और बिना हिचकिचाए मंजूरी दे दी। मुस्कुराते हुए वह दोनों से कहती हैं, नए स्कूल वर्ष के लिए साथ में शंघाई हाई रिपोर्ट करें। ओवरजॉयड लिंचिन ने शेनिंग हान को थैंक किया। हाई स्कूल का भविष्य पक्का होने के साथ ही लिंचिन अपने जूनियर हाई के फाइनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। जैसा उम्मीद थी, उसकी ओवरवेलमिंग पावर से उसकी टीम आसानी से फिर से चैंपियन बन जाती है। वह तय करता है कि टूर्नामेंट की प्राइज मनी का उपयोग करके वह आखिरकार गोस्ट शैडो स्क्विड कॉडेक्स को अनलॉक करेगा। सिर्फ 20% बाकी था और नई प्राइज मनी से वह प्रोग्रेस को मैक्स आउट कर सकता था। सेफ्टी के लिए वह शंघाई के बाहर एक सीक्लूडेड फॉरेस्ट में जाता है। बिना समय गंवाए वह बचा हुआ स्क्विड मीट खाकर लाइफ एसेंस डिवोर करना शुरू कर देता है। एक पावरफुल ब्लू एनर्जी उसे घेर लेती है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि वह बहुत सारा एसेंस अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब उसे फाइनल सर्च ऑन पावर का एहसास होता है और कॉडेक्स प्रोग्रेस बार 100% हिट करता है, एक नया नोटिफिकेशन अनाउंस करता है, तुमने गोस्ट शैडो स्क्विड कॉडेक्स अनलॉक कर लिया है और एक नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला है, ब्लेसिंग ऑफ लिक्विड एफिनिटी। यह एबिलिटी उसकी वाटर एफिनिटी को बढ़ाती है, जिससे वह पानी में फ्रीली मूव कर सकता है और यहां तक कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वैनिश भी हो सकता है। लेकिन पावर सेट होते ही वह क्वाइट फॉरेस्ट में खड़ा लिन जिचिन स्क्विड टेंटेक्स पकड़े सोचता है कि उसकी नई एबिलिटी कुछ अंडरवेलमिंग लग रही है। फिर भी वह पास के तालाब में जाकर इसका टेस्ट करता है। उसे कुछ फायदे तो मिलते हैं, लंबे समय तक पानी में भीग सकते हैं बिना स्किन सिकुड़े और स्विमिंग आसान हो गई है, बट कोई बड़ा असर नजर नहीं आता। वह पानी में बैठकर खुद को समझाता है कि गोस्ट शैडो स्क्विड लो टियर बीस्ट था, इसीलिए एबिलिटी बहुत पावरफुल ना होना फेयर है। वह संकल्प करता है कि अगर उसे बेहतर एट्रीब्यूट चाहिए तो उसे या तो हाई ग्रेड बीस्ट मीट सेव करनी होगी या फिर इतना स्ट्रांग बनना होगा कि खुद पावरफुल वाइल्ड म्यूटेंट बीस्ट्स को हंट कर सके। जॉइंट म्यूटेंट राइड्स की डरावनी याद उसकी रिजॉल्व को और मजबूत करती है और वह अपनी मुट्ठी कसता है, स्ट्रॉन्गर बनने का फैसला पक्का कर लेता है। स्कूल शुरू होने से एक हफ्ता पहले उसकी मां और शेनिंग हान का परिवार मिलकर तय करते हैं कि उसकी नई लिक्विड एफिनिटी को समझने के लिए एक ट्रिप पर चलेंगे। लिन जिचिन सुझाव देता है कि चलो बीच चलते हैं। समुद्र में उतरते ही शेनिंग हान कंप्लेन करती है, सी वाटर कितना ठंडा है, लेकिन लिन जिचिन खुद को बिल्कुल सहज महसूस करता है। वह कहता है, धीरे धीरे इजी हो जाएगा, और फिर पानी में डाइव कर देता है, अविश्वसनीय गति से तैरता हुआ। जैसे ही वह मूव करता है, सिस्टम उसे स्विमिंग और डाइविंग के लिए स्टैट पॉइंट्स रिवॉर्ड करता है। किनारे से नर्वस शेनिंग हान उसे कॉल आउट करती है, मुझे भी स्विम करना सिखाओ। लिन जिचिन पानी से सिर बाहर निकालता है और याद आता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड को अब तक तैरना नहीं आता। वह धैर्य से उसे बेसिक्स सिखाना शुरू करता है। उसकी औसत एथलेटिक टैलेंट को देखते हुए वह सोचता है कि उसे मुश्किल होगी, लेकिन शेनिंग हान उसे गलत साबित कर देती है। वह उत्साहित होकर कहती है कि स्विमिंग सरप्राइजिंगली आसान है और उसने तुरंत सीख लिया। बिना मेहनत के डाइव करते हुए वह ग्रेसफुली तैरती है और शॉकिंग लुक के साथ ऊपर आती है।
लिंजचिन हैरान होकर देखता है कि उसके चारों तरफ एक स्ट्रेंज ब्लू ओरा और पानी की ऊर्जा फैल रही है। शेनिंग हान बताती है कि आमतौर पर पानी के अंदर आंखें खोलने पर जलन होती है, लेकिन उसे कोई असहजता नहीं हुई। उसे यह कूल और प्लेजेंट लगा। उसके शब्द लिंजचिन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वह समझता है कि भले ही उसके पास नेचुरल टैलेंट हो, इतनी जल्दी सारे स्किल्स मास्टर करना असंभव है। उसकी रैपिड लर्निंग सामान्य नहीं हो सकती। अचानक उसके मन में एक रियलाइजेशन आता है। उसे याद आता है उसका लाइफ टाइम प्रॉब्लम बेड वेडिंग। सोचते सोचते वह अनुमान लगाता है कि शायद यही वीकनेस किसी पावरफुल इनबॉर्न वाटर एफिनिटी का संकेत हो, जो शेनिंग हान लेकर पैदा हुई हो। यह विचार उसे उत्साहित कर देता है। वह मान लेता है कि शायद उसके पास कोई स्पेशल कल्टीवेशन बॉडी जैसी चीज है, जैसे उसके माता पिता के नॉवेल्स में कैरेक्टर्स के पास होती थीं। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वह दोनों डाइविंग जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे पानी के नीचे खोजते हैं, शेनिंग हान का प्रदर्शन और भी चौंकाने वाला होता जाता है। वह नोट करता है कि दोनों 10 मिनट से अधिक समय तक सांस रोके हुए हैं, एक अविश्वसनीय उपलब्धि, खासकर शेनिंग हान जैसी शुरुआती के लिए। तभी अचानक शेनिंग हान का एक्सप्रेशन बदल जाता है। पानी में उसके चारों ओर एक अजीब स्वर्लिंग साउंड वाइब्रेट होने लगता है। दोनों ऊपर देखने लगते हैं सोर्स खोजने के लिए। वे सरफेस करते हैं और शेनिंग चिल्ला उठती है जब ग्लोइंग ब्लू वाटर उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उस रात बाद में बीच पर चलते समय लिंजचिन पूछता है, क्या हुआ था? शेनिंग हान कांपती आवाज में बताती है कि पानी के अंदर उसे बार बार अजीब और कर्कश आवाजें सुनाई देती रही, बिल्कुल उसके कान के पास। लिंजचिन उसे सांत्वना देता है और पूछता है, कैसी आवाजें थीं? वह बताती है कि वह भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन वह एक फीमेल वॉइस थी जो लगातार गूंज रही थी जब तक वह ऊपर नहीं आई। डर गई शेनिंग हान को शांत करने के लिए लिंजचिन उसे उनके होटल रूम वापस ले जाता है। बाद में वह ऑनलाइन सर्च करता है, लेकिन उस आवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बेचैन और सो न पाने की हालत में वह अपनी ऊर्जा ट्रेनिंग में लग जाता है। जैसे ही वह 8000 वेटेड सेटअप्स करता है, उसे अचानक पावर का सर्च महसूस होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। वह ऑर्डिनरी टियर 5 पर एडवांस हो गया है। हैरान लेकिन खुश, वह अपनी नई ताकत को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि अब वह इतना शक्तिशाली हो चुका है कि एक फुल ग्रोन जॉइंट म्यूटेंट राइड का मुकाबला कर सकता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठती है। वह अपनी मुट्ठी कसता है, कॉन्फिडेंट कि अब वह बीस्ट्स को अपने बेयर हैंड से हराने में सक्षम है। नई लिमिट्स टेस्ट करने के लिए वह रात में खाली बीच पर जाता है। स्टैट बूस्ट जबरदस्त है। उसका 100 मीटर डैश टाइम अब सिर्फ 3.64 सेकंड रह गया है और उसका वर्टिकल जंप 6.98 मीटर तक पहुंच चुका है। ताकत टेस्ट करने के लिए वह पास की एक कार खोजता है और देखता है कि अब वह 16,600 किलो की गाड़ी को सिर्फ एक हाथ से उठा सकता है। इस नई प्रगति के साथ उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है। छुट्टियां खत्म होती हैं और वह और शेनिंग हान शंघाई हाई में हाई स्कूल शुरू करते हैं। पहले दिन वे क्लास ड्यूटी के लिए जल्दी पहुंचते हैं। 2 नई फीमेल क्लासमेट्स उन्हें तुरंत पहचान लेती हैं और एक्साइटेड होकर फुसफुसाती हैं कि लिंजचिन कितना हैंडसम है और वह कितनी लकी हैं कि उसके साथ ड्यूटी कर रही हैं। लिंजचिन खुद हैरान है कि क्लासमेट्स उसे जानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अनपेक्षित तब होता है जब क्लास ड्यूटी परफॉर्म करना ही एक नया सिस्टम क्वेस्ट ट्रिगर कर देता है। अचीवमेंट बताता है 8000 सहकारी कार्य पूरे करो, एक नए बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लिए सोशल एनिमल। वह सोचता है कि यह नया एट्रीब्यूट क्या करेगा, क्योंकि स्कूल वर्ष अभी शुरू ही हुआ है। स्कूल के बाद लिंजचिन ने विशाल सुपरमार्केट में जाने का मौका लिया। अब जब उसने घोस्ट शैडो स्क्विड का कोडेक्स अनलॉक कर लिया था, तो उसे साफ समझ आ गया कि अब अपनी क्षमता के लिए नया लक्ष्य चुनने का समय आ गया है। जैसे ही वह महंगे बीस्ट मीट सेक्शन में घूम रहा था, उसकी नजर एक नए आइटम पर टिक गई। एक रेफ्रिजरेटेड केस में पैक किया हुआ सैवेज जायंट ईगल, जंगली विशाल बाज का सिर रखा था, जिसकी कीमत 1998 युआन प्रति जिन थी। वह पैकेट उठाता है और उसके चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान फैल जाती है। यही मेरा अगला लक्ष्य होगा, वह सोचता है। सैवेज जायंट ईगल घोस्ट शैडो स्क्विड से कहीं ज्यादा उच्च श्रेणी का एबरेंट बीस्ट है। इसकी दृष्टि इतनी तेज है कि यह सामान्य इंसानों से 30 गुना ज्यादा साफ देख सकता है, जिससे यह सबसे तेज शिकार को भी पकड़ सकता है। अपने कमरे में लौटकर लिंजचिन ईगल के मीट की बारीकी से जांच करता है।
वह सोचता है कि इसकी गाइड बुक अनलॉक करना उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि इसकी बेहतरीन दृष्टि उसे लड़ाई में बड़ा लाभ दे सकती है। वह यह भी नोट करता है कि 1998 युआन प्रतिजिन की कीमत इसे अन्य महंगे विकल्पों के मुकाबले किफायती बनाती है। वह मांस पर हाथ रखता है और तभी एक नीली ऊर्जा उसे घेर लेती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने सैवेज जायंट ईगल के जीवनसार का एक अंश निगल लिया है और उसकी गाइड बुक का 8% अनलॉक हो गया है। कुछ गणना करने के बाद उसे एहसास होता है कि सिर्फ एक जिन मांस से 1% ही प्रगति मिलती है, इसलिए पूरी गाइड बुक को अनलॉक करने के लिए उसे 2000 युआन से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वह समझता है कि हाई स्कूल टूर्नामेंट का इनाम मिडिल स्कूल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नई ऊर्जा के साथ वह तय करता है कि प्रतियोगिताओं में और मेहनत करेगा ताकि अपने दूसरे वर्ष से पहले सैवेज जायंट ईगल का कॉडेक्स अनलॉक कर सके। गर्मी की छुट्टियों के खत्म होते ही शंघाई हाई स्कूल में उसकी हाई स्कूल की जिंदगी शुरू हो जाती है। पहले दिन शिक्षकों ने अपना परिचय दिया। मार्शल आर्ट्स, होम रूम, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन, जीन फ्यूजन और जंगल में जीवित रहने की क्लास। इसके बाद छात्रों से अपने बारे में बताने को कहा गया। सबसे पहले एक लड़की आती है जिसके लंबे बैंगनी बाल थे, चू यूयूटोंग। वह बताती है कि उसकी खासियत कला है। फिर गुलाबी बालों वाली जोंग यिया आती है और एनीमे, कॉस्प्ले और खेलों के अपने शौक के बारे में बताती है। इसके बाद एक लड़का, पोंग हुआ ग्वांग, कहता है कि उसे घर पर वीडियो गेम खेलना पसंद है। अब शेनिंग हान की बारी आती है। ध्यान का केंद्र बनने से वह बेहद घबरा जाती है। लाल चेहरे के साथ वह मुश्किल से अपना नाम बताती है, शेनिंग हान, और कहती है कि उसे ड्राइंग पसंद है, साथ ही सबकी मदद चाहती है। आखिर में लिन जिचिन की बारी आती है। उसका परिचय सबसे छोटा और सीधे शब्दों में होता है। वह बस खड़ा होकर अपना नाम बताता है और सभी से समर्थन मांगता है। परिचय के बाद समय तेजी से बीतता है। एक नई ब्राउन बालों वाली लड़की शेनिंग हान के पास आती है और उसका प्रवेश परीक्षा स्कोर पूछती है। घबराकर वह बताती है 709। और फिर नई लड़की छू रुई अपना स्कोर बताती है 60998 और कहती है कि शेनिंग का स्कोर उससे 10 अंक ज्यादा है। इसके बाद वह फिजिकल फिटनेस वाले हिस्से के बारे में पूछती है और बताती है कि उसका स्कोर 25/100 है। यह सुनकर शेनिंग हान असहज हो जाती है और घबराकर कहती है कि उसका स्कोर उतना अच्छा नहीं था। असल में उसका स्कोर सिर्फ 199 था, जिससे वह एलिट क्लास में मुश्किल से दाखिल हो पाई थी और शर्म से कुछ कह नहीं पाती। छू रुई बार बार अनुमान लगाती है कि शायद 24 या 33 होगा। शेनिंग हान शर्म से सिर झुका लेती है और कहती है कि उससे भी कम है, लेकिन छू रुई अनुमान लगाती रहती है और शेनिंग और ज्यादा असहज होती जाती है। तभी अचानक एक हाथ उनके बीच की डेस्क पर जोर से गिरता है, जिससे छू रुई चौंक जाती है। यह लिन जिचिन है। वह मुस्कुराते हुए घबराई हुई लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरा वीचैट जोड़ सकती हो? एक हैंडसम लड़के की तरफ से ध्यान मिलने से वह रोमांचित हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है। शेनिंग हान राहत की सांस लेती है और मन ही मन धन्यवाद देती है कि लिन जिचिन ने उसे उस असहज बातचीत से बचा लिया। इसके बाद लिन जिचिन दूसरे लड़के ह्यू से भी संपर्क जानकारी साझा करने को कहता है। संपर्क जोड़ने के बाद वह 4 लोगों का एक ग्रुप चैट बना देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत पुष्टि करता है कि ग्रुप सफलतापूर्वक बन गया है और उसका एक सहयोगी कार्य पूरा हो गया। उसका सोशल एनिमल उपलब्धि में प्रगति अब 1000 हो जाती है। वह सोचता है कि यह क्वेस्ट बहुत आसान है। ग्रुप बनने के बाद चारों दोस्त एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। ह्यू बताता है कि वह पड़ोसी न्यूआन शहर से है और उसका परिवार एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स परिवार है जो डोजो चलाता है। वह गर्व से कहता है कि उसने न्यूआन सिटी यूथ मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में 8वां स्थान पाया था। चू रुई बताती है कि उसका परिवार कपड़ों की दुकानों की एक चेन चलाता है और वह अमीर है। इसके बाद लिन जिचिन और शेनिंग हान भी अपने परिवारों के बारे में बताते हैं और चारों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, ह्यू पूछता है कि उनके क्लास का सबसे ताकतवर छात्र कौन है। चू रुई तुरंत लिन जिचिन की तरफ इशारा करती है और अनुमान लगाती है कि शायद वही होगा, क्योंकि उसने पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक पाए थे। यह सुनकर ह्यू हैरान रह जाता है। लिन जिचिन विनम्रता से कहता है कि टॉप स्कोर पाने से कोई सबसे ताकतवर नहीं बन जाता। वह चौंकाने वाला तथ्य बताता है, प्रिंसिपल ने अपने पैसे खर्च करके न्यूआन सिटी से 2 बेहद शक्तिशाली छात्रों को भर्ती किया है। फिर वह उन दोनों की तरफ इशारा करता है। पहला गोरे बालों वाला लड़का वोंग शुइर है, जो तीसरे स्थान पर था और 100 मीटर दौड़ 7.98 सेकंड में पूरी कर सकता है।
दूसरा मानसल लड़का लू गांग है, जो असाधारण ताकत का मालिक है और एक हाथ से आसानी से 300 किलोग्राम का बारबेल उठा सकता है। शेनिंग, हान, चू, रुई और ह्यू तीनों प्रभावित और डर गए, लेकिन लिन जिचिन शांत रहता है और अंदर ही अंदर उनकी उपलब्धियों पर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने प्राथमिक स्कूल में ही उन नंबरों को पार कर लिया था। इसके बाद घंटी बजती है और अगला क्लास टेक्स्ट बुक बांटने का होता है। इस सेमेस्टर के लिए 4 मुख्य विषय हैं: मार्शल आर्ट्स, जीन फ्यूजन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन और जंगल में जीवित रहना। चूंकि लिन जिचिन ने पहले ही इन सब का अध्ययन कर लिया है, वह फुर्सत के समय में किसी एकांत जगह जाकर ट्रेनिंग करने का निर्णय लेता है। ट्रेनिंग करते हुए उसके मन में बड़ी खतरनाक समस्याएं घूमती हैं। उसे याद आता है कि खतरनाक राइट गॉड कल्ट अभी भी सक्रिय है। पुलिस ने सिर्फ निचले स्तर के सदस्य पकड़े हैं, लेकिन उनका नेता राइट किंग अभी भी फरार है। यह सोचकर वह और अधिक दृढ़ हो जाता है। वह मुट्ठी कसता है और संकल्प करता है कि वह अपनी शक्ति तेजी से बढ़ाकर कम से कम टियर 6 तक पहुंचेगा, ताकि राइट किंग जैसे दुश्मनों का सामना कर सके। कुछ दिन बाद पहला व्यावहारिक क्लास शुरू होता है, जंगल में जीवित रहने की ट्रेनिंग। शिक्षक शी चुंगबे छात्रों को जंगल में इकट्ठा करके सवाल पूछते हैं, बताओ कौन लकड़ी से आग जलाना जानता है? सब खामोश हो जाते हैं। तभी ह्यू बड़बड़ाता है, यह तो बेकार कौशल है। बाकी छात्र हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तभी वोंग शुइर और लू गांग आगे बढ़ते हैं। बिना किसी मदद के वे आसानी से लकड़ी से आग जलाकर दिखा देते हैं। शिक्षक उनके कौशल से प्रभावित होकर पूछता है, तुमने यह कैसे सीखा? लू गांग गर्व से बताता है, समर कैंप में। वोंग शुइर मुस्कुराकर कहता है, वीडियो देखकर खुद ही। बाकी छात्र दंग रह जाते हैं। फिर शिक्षक कहता है, बाकी लोग कोशिश करो। लिन जिचिन बिना किसी दंभ के अपने छोटे ग्रुप को वही तकनीक सिखाता है। उसकी मदद से सब जल्दी ही इसे सीख लेते हैं। कुछ ही समय में उनका ग्रुप सबसे तेज और कुशल साबित होता है। इसके बाद होता है मार्शल आर्ट्स क्लास। शिक्षक याओ युआनफोंग घोषणा करते हैं कि वे आज उन्हें खास ब्रेथिंग और कल्टीवेशन तकनीक सिखाएंगे। वोंग शुइर और लू गांग तुरंत शेखी बघारते हैं, हम तो पहले से सीख चुके हैं। वे थोड़ी अजीब दिखती कोशिश के बावजूद तकनीक सही तरीके से कर दिखाते हैं। बाकी छात्र हक्का बक्का रह जाते हैं। वहीं लिन जिचिन पहले से ये सब जानता है, इसलिए खुद को छुपाकर चुपचाप बाकी की मदद करता है। 1 महीने तक सब कुछ सामान्य तरीके से चलता है, कोई बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन एक दिन मैकेनिकल मॉडिफिकेशन क्लास में सबकी परीक्षा लेनी होती है। शिक्षक कईयू फेय छात्रों की प्रगति देखकर उन्हें प्रेरित करने के लिए पुरस्कार की घोषणा करता है। पहले स्थान पर 828 युआन, दूसरे पर 636 युआन, तीसरे पर 333 युआन। लिन जिचिन की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि पहले स्थान का इनाम उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, इतना कि वह महंगे सैवेज जायंट ईगल के मांस का आधा जिन खरीद सके। सभी छात्र इनाम की बात सुनते ही उत्साहित हो उठते हैं। परीक्षा शुरू होते ही हर कोई पूरी ताकत से काम करता है। संयोग से उसी समय जीन फ्यूजन क्लास का शिक्षक लेओडोरेन भी एक अचानक परीक्षा घोषित कर देता है, जिसमें वही इनाम संरचना लागू होती है। 2 कठिन परीक्षाओं के बाद छात्र थक कर गिर पड़ते हैं। ह्यू तो अपनी डेस्क पर गिरते हुए कराहता है। बाकी छात्र सवालों की कठिनाई को लेकर शिकायत करते हैं। एक लड़की कहती है, मैं तो 90 अंक की उम्मीद कर रही थी, पर शायद मुश्किल से 60 पास कर पाऊंगी। इस बीच वोंग शुइर और लू गांग अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूकते। लू गांग ह्यू से कहता है, तू कितना कर पाया? ह्यू चिढ़कर जवाब देता है, जितना हो सकता था उतना। लू गांग हंसते हुए कहता है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे 45 अंक मिलेंगे। बस अंतिम सवाल का आखिरी हिस्सा ही मुश्किल लगा। वोंग शुइर भी बेफिक्री से सिर हिलाता है, हाँ मुझे भी। उनकी यह घमंडी बातचीत सुनकर ह्यू गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। मन ही मन सोचता है कि काश वह उन्हें घूंसा मार सके। क्लास में सबसे पहले टीचर ने मैकेनिकल ऑगमेंटेशन टेस्ट के रिजल्ट्स घोषित किए। वह स्कोर पढ़ते हुए बताते हैं, ग्वन-लिंग ने हासिल किए 52 पॉइंट्स और शेनिंग हान पास हो गई 61 पॉइंट्स के साथ। खुशी से झूमती शेनिंग हान तुरंत लिन जिचिन की तरफ मुड़कर बोली, मैं पास हो गई। लिन जिचिन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देता है। कड़ी मेहनत रंग लाई। इसके बाद टीचर बताते हैं कि हायू ने शानदार 48 पॉइंट्स हासिल किए। दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन हायू विनम्रता से कहता है, बस किस्मत साथ दे गई। वह हंसते हुए वादा करता है कि 3rd प्लेस के इनाम 333 युआन से सबको दावत खिलाएगा। फिर टीचर कंफर्म करते हैं कि लू गैंग और वोंग शुइर दोनों ने 95 पॉइंट्स पाए, जैसा कि अनुमान था। वह उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम लोग परफेक्ट स्कोर से सिर्फ 1 सवाल दूर रह गए। वोंग शुइर आत्मविश्वास से कहता है,
अगर मुझे 10 मिनट और मिले होते तो मैं फाइनल प्रॉब्लम हल कर लेता। लू गैंग भी सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। उनकी बातें सुनकर हायू हल्का झुंझला जाता है, लेकिन खुद को सांत्वना देता है, 3rd प्लेस फिर भी मेरा है। लेकिन तभी टीचर एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने रखते हैं। टेस्ट की कठिनाई के बावजूद एक स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, लिन जिचिन, 100 पॉइंट्स। पूरी क्लास दंग रह जाती है। वोंग शुआयर और लू गैंग अविश्वास में चिल्ला उठते हैं, क्या ये नामुमकिन है? बाकी स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजाते हैं। हार मान चुका हियू भी जश्न में शामिल हो जाता है। शेनिंग हान और चू रुई भी उसकी जीत का जश्न मनाते हैं और उसे शंघाई की शान कहते हैं। लेकिन तालियों और तारीफों को नजरअंदाज करते हुए लिन जिचिन की नजर सिर्फ इनाम पर होती है। वह हाथ उठाकर टीचर से पूछता है, फर्स्ट प्राइज 888 युआन कब मिलेगा? टीचर वादा करते हैं कि बाद में भेज दिया जाएगा, मगर अंदर ही अंदर उन्हें हैरानी होती है कि यह लड़का सिर्फ पैसों पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। 1 घंटे बाद जीन फ्यूजन टेस्ट के रिजल्ट्स घोषित होते हैं। इस बार नानवान डाओ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। लू गैंग ने 81 और वोंग शुआयर ने 83 पॉइंट्स लिए। हालांकि यह अच्छे अंक थे, फिर भी दोनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। इसके विपरीत शेनिंग हान ने शानदार 78 स्कोर किया और टॉप 5 में जगह बनाई। वह खुशी से छू रुई के साथ जश्न मनाती है। फिर से पूरी क्लास तब स्तब्ध रह गई जब लिन जिचिन ने एक और परफेक्ट स्कोर हासिल किया और आसानी से एक और इनाम जीत लिया। यह दूसरी क्रशिंग जीत हायू, वोंग शुआयर और लू गैंग के आत्मविश्वास पर गहरा प्रहार करती है। अपनी हार स्वीकार न कर पाने पर वोंग शुआयर और लू गैंग सवाल उठाते हैं, इतने कठिन टेस्ट में कोई परफेक्ट स्कोर कैसे ला सकता है? जरूर इसे पहले से आंसर पता थे, लेकिन तुरंत ही टीचर का यूनफ उनके इल्जाम को खारिज कर देते हैं। वह दृढ़ता से कहते हैं, यह नामुमकिन है। हर सवाल मैंने खुद डिजाइन किया है। आंसर कहीं भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। चीटिंग की संभावना ही नहीं है। ये सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन क्लास के बाकी छात्र उन पर हंसने लगते हैं। हायू मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम नान्युआन सिटी की बदनामी हो। चू रुई भी जोड़ती है, अनकल्चर्ड लोग ही सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं। लंच के बाद वाइल्डरनेस सर्वाइवल का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। टीचर शीचंग बे समझाते हैं, रिवॉर्ड्स वही रहेंगे, टॉप 3 को कैश प्राइज मिलेगा। एग्जाम के 3 पार्ट्स थे, क्लाइंबिंग, स्विमिंग और फायर बनाना। एकेडमिक टेस्ट्स में हारने के बाद वोंग शुआयर लू गैंग से कहता है, हमें प्रैक्टिकल में अपनी इज्जत वापस लेनी होगी। लू गैंग हामी भरता है और दोनों लिन जिचिन को घूरते हुए कसम खाते हैं, उसे हर हाल में हराना है। एग्जाम की शुरुआत क्लाइंबिंग से होती है। जैसा अनुमान था, लिन जिचिन अपनी बेमिसाल शारीरिक क्षमताओं के दम पर आसानी से सबको पछाड़ देता है। वह बिजली की गति से रॉक वॉल चढ़कर फर्स्ट प्लेस ले लेता है। ट्री क्लाइंबिंग में भी वही नतीजा होता है। लिन जिचिन फिर से टॉप पर आता है, जबकि पीछे छूट चुके वोंग शुआयर बड़बड़ाते हैं, मैं तो उसकी परछाई भी नहीं देख पाया। जहां सब उसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं लिन जिचिन की नजर शेनिंग हान पर थी। जैसा उसने अंदाजा लगाया था, वह क्लाइंबिंग में संघर्ष करती है और आखिर ही आती है। लेकिन लिन जिचिन को चिंता नहीं थी। उसे यकीन था कि शेनिंग हान पानी में अपनी असली प्रतिभा दिखाएगी। फायर मेकिंग टेस्ट में इनाम पर नजर टिकाए लिन जिचिन बिजली जैसी स्पीड से काम शुरू करता है और महज 98 सेकंड में आग जला देता है। वोंग शुआयर और लू गैंग अविश्वास में देखते रह जाते हैं, ये हर चीज में इतना तेज कैसे हो सकता है। अंतिम टेस्ट था स्विमिंग। अब बारी थी शेनिंग हान की चमकने की। पानी के साथ उसकी नेचुरल टैलेंट झलक उठती है। वह अविश्वसनीय स्पीड से तैरती है और आसानी से नानवान डाओ को पछाड़ देती है। वोंग शुआयर हैरान रह जाता है, ये अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? दोपहर में मार्शल आर्ट्स का फाइनल एग्जाम शुरू होता है। टीचर याओ यूफुन घोषणा करते हैं, अब स्पारिंग प्रतियोगिता से तुम्हारी प्रगति की जांच होगी। टॉप 3 को इनाम मिलेगा। पूरी क्लास उत्साह से भर उठती है। वोंग शुआयर और लू गैंग इसे अपनी आखिरी उम्मीद मानते हैं। उनका तर्क था, यह असली मार्शल आर्ट्स की क्लास है। यहां मायने रखते हैं कॉम्बैट टेक्निक और ताकत। अगर लिन जिचिन मार्शल आर्ट्स में कमजोर हुआ तो उसकी बाकी सारी जीत बेकार है। स्पैरिंग से पहले फिजिकल टेस्ट होता है, 100 मीटर स्प्रिंट, 1 हैंड बारबेल लिफ्ट और वर्टिकल जंप। लिन जिचिन जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी सभी को चौंका देता है। वह 100 मीटर 7.78 सेकंड में दौड़ता है, 330 किलो बारबेल एक हाथ से उठाता है और 2.80 मीटर ऊंचाई तक कूदता है।
तीनों में आसानी से फर्स्ट प्लेस हासिल करता है। दोनों नानवान डाओ छात्र फिर से निराश हो जाते हैं। वोंग शोयर सोच में पड़ जाता है, ये मुझसे तेज कैसे हो सकता है। लू गैंग दंग रह जाता है, इतना स्ट्रांग बिना मस्कुलर बॉडी के। वे खुद को ढांढस देते हैं। असल फाइट में टेक्निक मायने रखती है, शायद वहां मौका मिल जाए। स्पायरिंग शुरू होता है। लिन जिचिन सबसे पहले रिंग में उतरता है, लेकिन कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि वोंग शोयर और लू गैंग भी पीछे हट जाते हैं। टीचर मजबूर होकर एक स्टूडेंट लुई को बुलाते हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लिन जिचिन उसे एक ही पंच में रिंग से बाहर उड़ा देता है। इसके बाद वह एक एक करके सबको हराता जाता है। हर मुकाबला उसी तेज और निर्मम अंदाज में खत्म होता है। यह देखकर वोंग शोयर और लू गैंग पूरी तरह टूट जाते हैं। वोंग शोयर डर से सोचता है, ये तो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है, शायद इसने अभी तक पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। तभी हायू रिंग में कूद पड़ता है और जोर से लू गैंग को चुनौती देता है। लू गैंग खुशी से मान लेता है। लिन जिचिन से भले डर हो, लेकिन हायू को तो मैं आसानी से हरा दूंगा। फाइट शुरू होती है। दोनों वार करते हैं, लेकिन ताकत का अंतर साफ नजर आता है। लू गैंग हायू की किक पकड़कर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। हारकर हायू जमीन पर गिरता है और उल्टियां करने लगता है। विजयी खड़ा लू गैंग हायू की तारीफ करता है कि उसकी टेक्निक क्लास में सबसे अच्छी है, लेकिन अहंकार से कहता है, फिर भी मैं बेहतर हूं। फिर उसकी नजर लिन जिचिन पर जाती है, जो शांति से उसकी ओर बढ़ रहा था। लिन जिचिन शांत स्वर में उसे चुनौती देता है। कॉन्फिडेंस से भरा लू गैंग हामी भरता है। वह पूरी ताकत से एक पंच मारता है, लेकिन लिन जिचिन बिजली सी स्पीड से बच जाता है और पीछे सिर्फ आफ्टर इमेज रह जाते हैं। लू गैंग समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ, और तभी लिन जिचिन की एक हल्की सी किक उसकी पीठ पर पड़ती है। उसका शरीर रिंग से बाहर जा गिरता है। सिर्फ एक वार में वह परास्त हो जाता है। अब नानवान डाओ के दोनों योद्धा पूरी तरह हार चुके थे। क्लासमेट्स वोंग शोयर को चिढ़ाते हैं, अब तुम्हें बदला लेना होगा। नानवान की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है, पीछे मत हटना। गुस्से में वोंग शोयर चिल्लाता है, चुप रहो, मैं वैसे ही लड़ने वाला था। वह तेजी से रिंग में कूदता है। लिन जिचिन का सामना करने के लिए खड़े होकर वह मन ही मन सोचता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे जीतने का रास्ता खोजना ही होगा। वोंग शोयर ने हार मानने का नाम न लिया। जीत के इरादे से वह जोर से चिल्लाया कि वह पूरी ताकत झोंक कर मारेगा। फिर गुस्से में लिन जिचिन पर झपट पड़ा, पर उसका जोश बेकार साबित हुआ। लिन जिचिन ने एक हाथ से उसके पंच को सहजता से रोका और फिर एक ही जबरदस्त वार से वोंग शोयर को हवा में उड़ा दिया। वह जोर से जिम के फ्लोर पर धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया और मुंह से झाग निकलने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सभी हारते थे। नानवान डाओ की जोड़ी को हराने के बाद लिन जिचिन ने बिना रुकावट के क्लास के बाकी लड़कों को भी एक एक करके उसी आसान ढंग से गिरा दिया। सारे मेल स्टूडेंट्स के बाद उसने अपना सिस्टम चेक किया और याद आया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट के नियमों के अनुसार किसी को बार बार हराना केवल एक बार के रूप में गिना जाता है। इसका मतलब था कि क्लास में अब उसके सामने केवल लड़कियां बची थीं। उसने सोचा, क्या उनमें से कोई उससे स्पार करना चाहेगी? लेकिन उसकी हैरानी और भी बढ़ गई, क्योंकि लड़कियां पहले से ही तैयार थीं। फीमेल क्लासमेट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। लाल चेहरों के साथ हाथ हिलाते और दिल के इशारे करते हुए वे सभी लिन जिचिन के साथ लड़ने का मौका चाहती थीं। सबसे पहले चू यूयू टोंग ने हाथ उठाया और चुनौती दी। वह उत्साह से रिंग में कूद पड़ी और तेज हमला करने लगी, पर लिन जिचिन अब एक अलग ऊंचाई पर था। वह आसानी से उसके वार डॉज कर लेता है और चू यूयू उसकी अद्भुत स्पीड की तारीफ करते करते हल्के से जमीन पर उतर जाती है, निराश कि वह इतनी करीब आकर भी उसे छू नहीं पाई। चू यूयू की हार के बाद बाकी लड़कियां फौरन एक एक करके चुनौती देने आईं। लिन जिचिन जब लड़कियों से भिड़ता है तो आंशिक रूप से अपनी ताकत रोक देता है। उसका मकसद उन्हें चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आधिकारिक मैच जीतकर अपना अचीवमेंट जल्दी पूरा करना था। थोड़ी देर में उसने अपनी क्लास की सभी लड़कियों से स्पैरिंग खत्म कर दी। उसने हर स्टूडेंट को हराया, पर उसका अचीवमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ था। यह देखकर वह थोड़ा निराश हुआ। कुछ पल बाद उसका मूड बदल गया, क्योंकि टीचर याओ यून फंग ने अचानक एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने क्लास की प्रशंसा की और कहा कि एलीट छात्र बनने के लिए उन्हें अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को चुनौती देना आना चाहिए। फिर उन्होंने घोषणा की, 1 महीने बाद उनकी क्लास सेकेंड ईयर की सबसे ताकतवर क्लास को चैलेंज करेगी। तब तक तैयारी रखो। यह खबर सुनकर लिन जिचिन का उत्साह फिर लौट आया। ऐसा लगा मानो एक बड़ा मौका उसके दरवाजे पर आ गया हो। असल में उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था।
क्लास खत्म होने पर लू गैंग उसके पास आया और माना कि वे नानवान की ताकत को कम आके थे। उसने घोषणा की कि अगले 3 साल तक वह लिंजचिन को अपना वास्तविक प्रतिद्वंदी मानेगा। वोंग शॉयर भी उससे भिड़ने की कसम खाता है और कहता है कि ग्रेजुएशन से पहले वह अपनी हार की बेइज्जती मिटाएगा। पर लिंजचिन व्यावहारिक फायदों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसने गणना की कि सिर्फ एग्जाम प्राइस से ही उसने 3000 युआन से अधिक कमाए हैं। इस सोच से वह उत्साहित हुआ कि अब वह और बीस्ट मीट खरीद सकेगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और नानवान डाओ के तानों को अपना ध्यान नहीं दिया। उस रात अपने कमरे में बैठकर उसने अपने वित्तीय हालात पर सोचा। रिवॉर्ड से कुछ पैसे तो आए थे, पर बीस्ट मीट की जरूरतें अभी दूर थीं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने अपने माता पिता के रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह वेब नोवेल लेखक बनकर रजिस्टर हुआ। अपनी सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम के कारण उसकी लेखनी असाधारण थी। अगले सुबह ही उसे ई-लिखन प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट का निमंत्रण मिल गया। उसी दिन उसने एक खबर पढ़ी जिसने उसे सिहरन में डाल दिया। 2 घंटे पहले शहर के बाहरी इलाके में स्थित फ्रोजन मीट कोल्ड स्टोरेज पर एक जॉइंट म्यूटेंट राइट ने हमला किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि वह राइट लगभग 5 मीटर लंबा था और इतनी भीषण शक्ति था कि उसने एक साइबोर्ग को बीच में काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। पकड़े जाने पर उस साइबोर्ग ने अपने छुपे हुए बैकअप एनर्जी कोर को सक्रिय कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। धमाका इतना विशाल था कि राइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह खबर पढ़कर लिंचन के अंदर डर समा गया। उसने उस राइट की तस्वीर तक झांकी और सोचा, शंघाई सिटी में ऐसे और कितने जॉइंट म्यूटेंट राइट छिपे हो सकते हैं। ये इतनी बड़ी क्रिएचर्स कहाँ छिप सकती हैं। फिर आ गया वह दिन जब उनकी क्लास को सेकेंड ईयर की सबसे मजबूत नियमित क्लास से स्पारिंग के लिए आमना सामना होना था। सभी छात्र शंघाई हाई के जिम्नेजियम में इकट्ठा हुए। मैच से पहले टीचर याओ यूनफंग अपनी टीम के टॉप फाइटर्स के साथ रणनीति बैठक कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि दूसरी क्लास कुल मिलाकर अधिक मजबूत है और डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाकर उनकी ताकत को झलसा सकती है, इसलिए हर फाइट जल्दी खत्म करो, ये उनकी रणनीति थी। मीटिंग खत्म होते ही लिंजचिन जोश में रिंग की तरफ दौड़ा। वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट पूरा करने के लिए नए प्रतिद्वंदी से लड़ना चाहता था और स्वयं सबसे पहले लड़ने के लिए वॉलंटियर कर गया। उसके सामने पहली बार रिंग में एक लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की आई। वह उसे देखते ही पैनिक में आ गई और अपने टीचर से शिकायत करते हुए बोली कि उन्होंने सबसे मजबूत फाइटर को पहले भेज दिया है। उसने कहा कि वह अपनी क्लास की सबसे कमजोर छात्रा है, फिर वह कैसे लड़ पाएगी। इस पर अपोजिंग टीचर, एक बुजुर्ग जिसे ब्रदर फून कहा जाता था, के पास जाकर याओ यूनफंग ने आरोप लगाया कि क्लास स्पैरिंग के अनोखे नियम तोड़े गए हैं। नियमों के मुताबिक सबसे कमजोर छात्र पहले लड़ना चाहिए। याओ यूनफंग ने लिंजचिन को स्टेज से उतरने का आदेश दे दिया और कहा कि वह बाद में लड़ सकता है। लिंजचिन ने थोड़ा मन मारकर मान लिया और नीचे उतर गया। फिर टीचर ने जोंग ईजिया को पहले लड़ने के लिए कहा, पर वह चौंक कर विरोध करने लगी कि वह तैयार नहीं है। यही मौका शेनिंग हान ने पकड़ लिया। वह कदम बढ़ाकर खुद रिंग में उतरने की पेशकश कर दी। क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूं, मुझे ही पहले लड़ना चाहिए। शेनिंग हान घबराई हुई रिंग में आई। सामने खड़ी लंबी ब्लॉन्ड लड़की उसे डराती हुई लगी। किनारे पर छू रुई और हायू जोर जोर से चीयर करने लगे, हान हान हिम्मत रखो। पर इस अचानक दबाव ने शेनिंग को और नर्वस कर दिया। मैच शुरू होते ही ब्लॉन्ड लड़की ने एक भयानक पंच मारा जिसे शेनिंग ने किसी तरह ब्लॉक कर लिया। भले ही वह शारीरिक रूप से कमजोर रही, उसने ठान लिया था कि वह ज्यादा से ज्यादा समय टिकेगी। जितना टिकेगी, अपोनेंट की स्टैमिना उतनी घटेगी। उसने पूरी तरह डिफेंसिव रणनीति अपनाई और आश्चर्यजनक रूप से यह काम कर गया। 3 मिनट के बाद ब्लॉन्ड लड़की हाँफने लगी। हैरान कि शेनिंग हान इतनी देर तक टिक गई। उसे समझ आ गया कि अगर यह लड़ाई और लंबी चली तो उसकी स्टैमिना खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने मैच जल्दी निपटाने का फैसला किया और एक निर्णायक पंच लगा दिया। वह पंच सटीक लगा। शेनिंग जमीन पर गिर पड़ी, हार गई। वह उठी, पर शर्मिंदगी के साथ। टीचर याओ यूनफंग तुरंत उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी। लिंजचिन ने भी उसे सहानुभूति दी और हल्का सा हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, बहुत अच्छा किया। 1 साल का सीनियर सामने होकर 3 मिनट से ज्यादा टिकना बड़ी बात है। तुम्हारी प्रोग्रेस कमाल की है। शेनिंग हान के चेहरे पर उस तारीफ से खुशी की मुस्कान खिल उठी। शेनिंग हान की हार के बाद एक और ब्राउन हेयर वाली लड़की रिंग में उतरी।
उसने देखा कि उसका सीनियर अपोनेंट पिछले मैच में थका हुआ था और मौका देखकर सीधे अटैक कर दिया। उसने जोरदार किक मारी, पर सीनियर अपने एक्सपीरियंस से बच निकली और पलटकर तेज पंच मारते हुए उसे पिन कर दिया। ब्राउन हेयर वाली लड़की दर्द से चिल्लाई और आत्मसमर्पण कर दी। ऊपर खड़ी सीनियर हंसकर मॉक करने लगी। क्या तुम रेगुलर क्लास को हल्के में लेकर यहां आ गईं? शायद तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन मेरे पास 1 साल का अनुभव है। 1 साल और अभ्यास करके आना। इतने में चू रुई दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन से भरी हुई आगे आती है। वह ऊंची आवाज में ऐलान करती है, मैं शेनिंग हान का बदला लूंगी और इस सीनियर को हराऊंगी। और सचमुच चू रुई एक शक्तिशाली फाइटर साबित होती है। उसने सीनियर प्रतिद्वंद्वी को केवल एक जोरदार पंच से आसानी से परास्त कर दिया। साइडलाइन से शेनिंग हान जोर जोर से वाह वाह करती है। वह कितनी अमेजिंग थी। लिन जिनचिन हंसते हुए शेनिंग हान से कहता है, तुम भी अमेजिंग थी। वह समझाता है कि चू रुई की जीत आसान इसलिए हुई क्योंकि शेनिंग हान ने पहले ही सीनियर की स्टेमिना को कम कर दिया था। शेनिंग हान खुशी से मुस्कुराती है। 2 घंटे बाद स्पारिंग सेशन फिर से शुरू होता है और एलीट क्लास ने स्कोर बराबर कर लिया है। टीचर याओ युएन फन, दूसरे साल के टीचर ब्रदर फन के पास आते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि उनकी क्लास में अब सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी क्लास यह बेट जीत लेगी। लेकिन फिर वह अपने छात्रों की ओर मुड़कर चेतावनी देते हैं कि ज्यादा आत्मविश्वास न रखें। वह कहते हैं कि उनकी क्लास की असली ताकत उनके 4 टॉप फाइटर्स लिन जिनचिन, वोंग शुअर, लू गैंग और ह्यू में है। असल अंतिम मुकाबला तो अब शुरू हो रहा है। टीचर के इस ऐलान के बाद ह्यू को अगला जाने का आदेश मिलता है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है, जमीन पर जोर से पैर मारता है और रिंग में प्रवेश करता है। फाइटिंग स्टांस लेते हुए वह थोड़ा ड्रामा करता है और अपने सीनियर प्रतिद्वंद्वी से पूछता है कि क्या वह उसके लड़ाई के लिए बेकरार मुक्कों का सामना करने को तैयार है। सीनियर, एक भूरे बालों वाला लड़का, स्मर्क करता है और ह्यू से कहता है, इतना चाइल्डिश और ओवर ड्रामेटिक मत बनो। नाराज होकर ह्यू तुरंत एक तेज किक मारता है जिससे सीनियर जमीन पर गिरकर हार जाता है। गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़ा होकर ह्यू उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि इतनी कमजोर स्किल के साथ टफ बनने का आत्मविश्वास कहां से मिला और उसे बेकार कहता है। जैसे ही ह्यू अपनी जीत का जश्न मनाता है, एक और ज्यादा खतरनाक सीनियर जिसके बालों में हल्की पर्पल शेड है, रिंग में कदम रखता है। वह ह्यू को घूरता है और उसकी टोंट्स के लिए उसे अहंकारी कहता है। ये सीनियर तुरंत एक जोरदार पंच से हमला करता है और कसम खाता है कि वह अपने जूनियर को असली जबरदस्त जोश दिखाएगा। सीनियर के लिए यह बड़ा झटका था कि ह्यू अविश्वसनीय स्पीड से मूव करता है और उसके हमले को आसानी से चकमा दे देता है। ह्यू फिर पलटवार करता है और एक शक्तिशाली किक मारता है जिससे सीनियर हवा में उड़कर बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। ह्यू की इस शानदार जीत को देखकर चू रुई और शेनिंग हान जोर जोर से खुशी में चीयर करते हैं। अपनी सफलता से हौसला पाकर ह्यू एक कमाल की विनिंग स्ट्रीक शुरू करता है। लगातार कई प्रतिद्वंद्वियों को तेजी से हराता जाता है। 5 फाइटर्स को लगातार गिराने के बाद ह्यू थका हारा खड़ा रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। थकान के बावजूद वह हिम्मत दिखाते हुए ऊंची आवाज में अगले प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देता है और शेखी मारता है कि वह अभी भी 10 और को हरा सकता है, लेकिन साफ दिखता है कि उसकी स्टेमिना खत्म होने लगी है। आखिरकार उसकी शानदार दौड़ तब रुकती है जब छठे प्रतिद्वंद्वी से वह हार जाता है। ह्यू के बाहर होते ही एलीट क्लास के लिए हालात मुश्किल दिखने लगते हैं। अब उनके पास सिर्फ 3 फाइटर्स बचे हैं, जबकि सेकेंड ईयर क्लास के पास अब भी 13 सदस्य मौजूद हैं। ह्यू के हारने के बाद अगला नंबर वोंग शुअर का आता है। वह पूरी ताकत लगा देता है और एक गजब की विनिंग स्ट्रीक बनाते हुए अकेले ही 10 प्रतिद्वंद्वियों को तेज किक्स और पंचेस की बरसात से हरा देता है। लेकिन लगातार चल रही इन लड़ाइयों का असर पड़ता है। अपने 11वें मैच में आखिर उसकी स्टेमिना खत्म हो जाती है और वह भी हार जाता है। उसके बाद लू गैंग आता है, जो बिजली जैसी तेजी से अगले 2 टॉप प्रतिद्वंद्वियों को सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में हरा देता है। अब प्रतिद्वंद्वियों के पास बस आखिरी फाइटर बचता है। यह देख टीचर याओ युएन फन घमंडी अंदाज में सुझाव देते हैं कि सेकंड ईयर के टीचर ब्रदर फन को बस अब सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ब्रदर फन बिल्कुल शांत रहते हैं और जरा भी परेशान नहीं दिखते। ब्रदर फन हल्की सी मुस्कान देते हैं और अपने आखिरी स्टूडेंट वोंग जिन्हा को आवाज लगाते हैं कि अब उसकी बारी है। एक नया चैलेंजर आगे बढ़ता है, एक बहुत बड़ा और मोटा स्टूडेंट जो लू गैंग से भी ऊंचा है।
प्रतिद्वंद्वी के डराने वाले शरीर को देखकर भी लू गैंग जरा भी प्रभावित नहीं होता। वह उसे बस थोड़ा बड़ा मोटू कहकर हल्के में लेता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमला करने दौड़ पड़ता है। लू गैंग एक जोरदार पंच सीधे वोंग जिन्ह के भारी पेट पर मारता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि उस चोट का कोई असर ही नहीं होता। उसे लगता है जैसे उसने किसी सख्त रबर को मारा हो। वह फिर कोशिश करता है, लगातार कई तेज पंचेस की बरसात करता है, लेकिन उसके सारे हमले प्रतिद्वंद्वी की मोटी चर्बी की परत में ऐसे ही समा जाते हैं। कोई चोट नहीं पहुंचती। जल्द ही लू गैंग हांफता और थक कर खड़ा रह जाता है। वह समझ जाता है कि उसके अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी जरा भी नहीं हिला और शांत चेहरा लिए नीचे देखता है। वह पूछता है, खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। लू गैंग कुछ कर पाता उससे पहले ही वोंग जिन्ह अद्भुत ताकत से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। एक ही आसान हरकत में वह लू गैंग को उठाकर रिंग के बाहर फेंक देता है और जीत हासिल कर लेता है। अब एलीट क्लास के पास सिर्फ एक ही फाइटर बचता है। इतने ताकतवर फाइटर को देखकर टीचर याओ युएनफन हैरानी से कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि सेकेंड ईयर क्लास में इतना मजबूत स्टूडेंट कभी रहा हो। राइवल टीचर ब्रदर फन फिर से मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि वोंग जिन्ह एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो इसी सेमेस्टर में आया है। वह घमंडी अंदाज में टीचर याओ को उनके बेट की याद दिलाते हैं, कहते हैं कि लगता है अब वह हारने वाले हैं और पूरी अपोजिंग क्लास को डिनर खिलाना पड़ेगा। यह सुनकर टीचर याओ गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें इस गुप्त हथियार से चाल में फंसा लिया है। अब उन्हें चिंता होती है कि शायद लिन जिनचिन भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। अंतिम मुकाबला। लिन जिनचिन बनाम वोंग जिन्ह अपने संदेहों के बावजूद टीचर याओ अपने आखिरी स्टूडेंट के लिए हिम्मत दिखाते हैं। वह लिन जिनचिन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि अब उसकी बारी है। उसे बस अपनी पूरी कोशिश करनी है और जीत को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अनुभव एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल होगा। लिन जिनचिन बस मुस्कुराता है और अपने टीचर को यकीन दिलाता है कि वह जीत जाएगा, जिससे टीचर याओ बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। जैसे ही लिन जिनचिन रिंग में कदम रखता है, वोंग जिन्ह उसे नीचा दिखाते हुए देखता है और ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्का और कमजोर मानकर हल्के में लेता है। वह सोचता है ये आखिरकार उसकी क्लास का फाइनल सबसे बेहतरीन कैसे हो सकता है। साइडलाइन से शेनिंग हान, चू रुई और एलीट क्लास की बाकी लड़कियां वोंग जिन्ह को चिढ़ाती हैं, उसे अहंकारी मोटू कहती हैं और लिन जिनचिन के लिए जोर जोर से चीयर करती हैं कि वह इस डेड पिग को सबक सिखाए। टोंट से नाराज होकर वोंग जिन्ह फैसला करता है कि वह लिन जिनचिन को थोड़ी मदद दे देगा। वह कहता है कि वह खड़ा रहेगा और लिन जिनचिन को 10 फरी हिट्स मारने देगा। वह समझाता है कि वह नहीं चाहता कि बाद में लिन जिनचिन और उसकी छोटी फैन गर्ल्स यह शिकायत करें कि उसने सिर्फ छोटे प्रतिद्वंद्वी को ही बुली किया। लिन जिनचिन खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। वोंग जिन्ह उसे कहता है कि पूरी ताकत से हमला करे। बिना किसी झिझक हेजिटेशन के लिन जिनचिन एक विनाशकारी पंच मारता है, सीधे प्रतिद्वंद्वी के विशाल पेट पर। इतनी ताकत थी कि यह विशाल वोंग जिन्ह को हवा में स्पिन कर देता है और वह जमीन पर जोर से गिरकर बेहोश हो जाता है। दोनों क्लासेस सन्न मौन स्टन्ड साइलेंस में रह जाते हैं, जो जल्दी ही एलीट क्लास के जोरदार आंसू भरे चीयर से टूट जाता है और वे लिन जिनचिन की अविश्वसनीय जीत का जश्न मनाते हैं। कुछ ही पल बाद वोंग जिन्ह धीरे धीरे होश में आता है, पूरी तरह उलझा हुआ और भ्रमित। वह थका सा सोचता है कि वह कहाँ है और क्या हुआ। वह बड़बड़ाता है कि यह नतीजा पूरी तरह इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक था। धीरे धीरे ये स्टोरी और भी मजेदार होती जा रही है। इस स्टोरी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए इसी ही मजेदार सीरीज लाता रहूं। मेरी दूसरी सीरीज भी बहुत मजेदार हैं, आप इसे यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।